जानने की जरूरत है कि हम लोग अगर इस तरीके से लिखते हैं तो हमको नंबर सही मिलेगा कि नहीं। ऐसे में लगभग मान के चलिए कि हमारे पास जो आपके कमेंट है या जो आपके रिटर्न वर्क आए हैं वो लगभग 15 से 20 लोगों ने भेजा है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने लिखा नहीं है, लगभग लोगों ने लिखा है और हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ लोगों के मन में अभी भी थोड़ा झिझक है और वो ये है कि यार सही है कि गलत है, ऐसा लिखना चाहिए कि नहीं, सर के पास जाएगा तो पता नहीं क्या करें, फिर हो सकता है ग्रुप में भी भेज सकते हैं, फिर उनका जो अपना खुद का राइटिंग का तरीका है या उनके जो वर्ड है हो सकता है कि समझ में कम आए, या जो भाषा है वो भाषा के थ्रू जो लिखे वो भी समझ में कम आए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जो भी स्किल है उस स्किल को निखारिए। जब दूसरों से आप कंपेयर करते हैं ना तो क्लियर हो जाता है कि हमारा ठीक था कि गलत है। और मेरा मानना यह है कि बिल्कुल करेक्ट है आप। यदि आप अपनी राइटिंग में अपने तर्क से लिखे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं है। इसीलिए हमारे पास लगभग 15 से 20 लोगों का जो मटेरियल है वो उपलब्ध है, लेकिन उस मटेरियल के माध्यम से हमको समझना है कि क्या जो हमने लिखा वो सही लिखा कि नहीं। ये कुछ लोगों की राइटिंग थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, राइटिंग का तरीका अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो क्या है ना 2 दिन में सुधरती नहीं है। वो जो हम शुरू से लिखते चले आए हैं उसी तरीके से लिखावट है। तो 1-2 लोगों की मेरे पास राइटिंग नोटबुक्स है, बीच बीच में दूसरे लोगों की भी डिस्क्राइब करूंगा। ये अजय की राइटिंग है, नहीं उनकी ब्रिजेश की है, और ब्रिजेश की राइटिंग थोड़ा सा अच्छी लगती है। अच्छी लगने का मतलब वो साफ सुथरा लिखते हैं, तो इसलिए दिखाने के लिए मैं कर रहा हूं। बाकी ऐसा नहीं कुछ का, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा है। मैं एक बार नाम बताता हूं जिन जिन लोगों ने अपने मटेरियल मेरे पास भेजे हैं, और उन लोगों का मटेरियल मेरे पास है, उन लोगों का मटेरियल मेरे पास है और मैंने बाकायदा देखने का प्रयास भी किया। जिन लोगों का लिया चाहे थोड़ा ही देखा हूं, देखा जरूर हूं। हाँ, उनपे करेक्शन मैंने नहीं किया, सब पे करेक्शन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। अगर मुझे नंबरिंग करनी होती तो मैं नंबरिंग भी कर सकता था कि आपको लगभग कितना अंक यहां मिल सकता है। ये पहली बार थी, इसलिए हमने इस पे ज्यादा ध्यान ना देकर मार्किंग की चर्चा नहीं की, बल्कि सिर्फ ये देखा कितने लोग लिख रहे हैं, कितनों का मैटर किस तरीके से आ रहा है। देखिए मेरे पास आपके जो नोट्स आए हैं या आप लोगों ने जो भेजे मेरे पास है, ऐसे में ब्रजेश यादव जी का है, शिवम त्रिपाठी का है, प्रवीण गाजियाबाद से है, मनोज आजमगढ़ से है, रेहान बरेली से है, अजय चौरसिया का है, शैलेंद्र चौधरी का है, आस्था उपाध्याय जी का है, खुशी अयोध्या से उनका है, प्रदीप कुमार पांडे जी का है, दुर्गेश कुमार मालीपुर, अजीत अमित आजमगढ़ से है, गोपाल है, आदर्श कुमार भदोही है, और भी कुछ नाम है जो बाद में आए हो सकता है मे भी उनपे मैं ठीक से कंसंट्रेट ना कर पाया हूं, लेकिन उन सभी लोगों का कहीं ना कहीं है, उनमें कहीं दिक्कत नहीं है। क्या 1 मिनट, ये हमें लगता है पुरानी क्लास पे चलने लगी है, तो एक बार मुझे न्यू क्लास, वो वाली पुरानी क्लास लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या है ना कि बहुत सारे लोगों का फोन ही आता रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोग अप्रूवल पेंडिंग में है, और पेंडिंग में होने की वजह से हमको दिक्कत होगी। एक बार मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, दोबारा वाली लिंक पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आवाज नहीं आ रही सर, वॉइस नहीं आ रही है। अब आवाज क्लियर है बेटा? जी सर, क्लियर है, क्लियर है। चलिए, माइक बंद करें, तुरंत बंद करें, 1 मिनट के लिए तुरंत बंद करें। मोबाइल दो, मोबाइल दो, अप्रूवल उससे आता है। हाँ, अपना बड़ी जल्दी देखो, अप्रूवल आया है इसमें, सब खत्म करें। हाँ, ठीक है बेटा। तो जो 20 प्रश्न थे उन 20 प्रश्नों पे चर्चा होगी। अगर कहीं किसी को कंफ्यूजन होता है तो कंफ्यूजन अपना दूर करते चलेंगे।
ऐसे में आपको ये देखना है कि जो राइटिंग हमें लिखना वो राइटिंग ठीक है, उसमें अप्रूवल जो भी है क्लियर कर दो, दोनों में कर देना। एलटीजीआईसी पुराने वाले नए वाले में भी, जो भी नए 2026 की लास्ट में चल रही है उस पे भी, और यहीं पे देखते रहो, नहीं तो दिक्कत होती है बाद में। फिजिकल एजुकेशन के नाम से कोई है? चलिए बेटा शुरू करें। कल के जो हमने सुपर संडे में 20 प्रश्न दिए थे, उन 20 प्रश्नों पे डिबेट हो जाए ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। शुरू करें बेटा। आवाज क्लियर है कि नहीं अब? हेलो, आवाज क्लियर है सर? चलिए, हाँ जो भी हो कर देना, बोलिए, और जो भी हो कर देना। चलो बेटा, पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न पे आते हैं, सीधा प्रश्न पे आते हैं और आपको दिखाते हैं। प्रश्न बेटा, शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य की व्याख्या। क्या क्या था बेटा? तीन चीजें थी, एक तरीके से देखा जाए तो इनमें 3 चीजें पूछी गई, तीनों पे चर्चा होनी चाहिए। एक तो क्या था बेटा, इसमें चर्चा हुई है, अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, किसके अर्थ को? जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है। अगर यहां से 70 नंबर आपको मिलेगा, ध्यान दीजिए, जो भी चीजें पूछी जा रही हैं, अगर ये आपके 20 नंबर के 12 नंबर के क्वेश्चन में है तो मान के चले 4 नंबर सब जगह से मिल रहे हैं। 4 नंबर आपको यहां से मिल रहा है, 4 नंबर आपको यहां से मिल रहा है, लगभग 4 नंबर की चर्चा यहां से की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कम ज्यादा करके 20 नंबर 12 नंबर की जो चर्चा है वो टोटल यहां से आपको अंक मिल रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। हमने कहा शारीरिक शिक्षा का अर्थ सबसे पहले इन्होंने लिखा क्या बेटा कि शारीरिक शिक्षा केवल खेलों या व्यायाम तक सीमित नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है कि व्यायाम तक सीमित नहीं। अभी हम लोगों ने ब्रह्म में भी इसका पढ़ा था, जो भ्रांतियां थी, भ्रांतियों में भी इसको देखा था कि कुछ लोग मानते हैं कि ये क्या है, शरीर के लिए की जाने वाली क्रिया, जो बिल्कुल गलत है, सीमित नहीं है। यह शिक्षा की वह प्रक्रिया है जो शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण विकास में आता क्या क्या बेटा? इन्होंने लिखा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक पर केंद्रित है। कहने का मतलब, इनका कहने का पूरा अर्थ स्पष्ट हो गया कि जो शारीरिक शिक्षा है वो शरीर के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा है, और वह सिर्फ शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित नहीं है बल्कि सर्वांगीण विकास करती है। और सर्वांगीण विकास में इन्होंने दिखा दिया कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा बेटा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक। इनका ये जो अर्थ था वो क्लियर हो गया। अब ये कहां पे आ गया बेटा? अब आ गए शारीरिक शिक्षा की जो शारीरिक शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, लक्ष्य और उद्देश्य की चर्चा हमने पहले ही बता दी है, तो इन्होंने लक्ष्य की चर्चा देखिए कैसे की है। इन्होंने शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य, ठीक है, मुख्य लक्ष्य में क्या डाला इन्होंने? सभी लोग जानते हैं कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है वो क्या बेटा इसका लक्ष्य है। हमने कहा था लक्ष्य एक होगा, उद्देश्य कई हो सकते हैं। तो लक्ष्य में इन्होंने क्लियर कर दिया कि शारीरिक शिक्षा का अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, जो बिल्कुल करेक्ट है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से ही मजबूत ना बने बल्कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व, कैसे, मस्तिष्क, चरित्र और सामाजिक व्यवहार, ये सब कुछ ठीक होना चाहिए। क्या मतलब कि सर्वांगीण जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, वो ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशन, या कहो इमोशनल जो डेवलपमेंट है, सब कुछ होना चाहिए। इसीलिए मैंने लिखा कि संपूर्ण व्यक्तित्व, मस्तिष्क, चरित्र, सामाजिक व्यवहार एक संतुलित तरीके से विकसित हो, यही क्या है बेटा हमारे फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य है। आगे आते हैं, इन्होंने उद्देश्य में देखिए क्या डाला, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। इन्होंने कहा विभिन्न शारीरिक विदों या जो इसके जो भी राइटर्स हैं उनके द्वारा, जैसे कहा इन्होंने क्लारक और चार्ल्स बुशर के अनुसार शारीरिक शिक्षा के 4 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। हमने कहा था कि जो सामान्य मुख्य उद्देश्य है किसके अनुसार बेटा? कार्ल्स और बुशर के अनुसार। ये तो अलग है, लेकिन अगर डिफरेंट जो राइटर्स हैं उनके द्वारा भी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इन लोगों ने इस तरीके से इसके उद्देश्य की चर्चा की है। लेकिन सामान्य चर्चाओं में जो 4 चर्चाएं होती है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या क्या बेटा देखते हैं।
इन्होंने पहले में क्या लिखा बेटा, शारीरिक विकास। इन्होंने क्या लिखा कि सबसे पहला डेवलपमेंट जो है बेटा वो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट। इसी को जो कह रहे थे ना कुछ लोग कि बाइलिंगुअल लिखना है कि नहीं, ये आप लिख सकते हैं, ये आपका चलेगा, क्योंकि अगर शारीरिक विकास की चर्चा हो फिजिकल डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि राइटिंग को आपने और अच्छा बना दिया। आपने जो कहते हैं सुंदरता को बढ़ाई, तो सुंदरता को आपने बढ़ाने के लिए जो फिजिकल डेवलपमेंट लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें इन्होंने लिखा क्या, शरीर विकास में लिखा इसका संबंध शरीर के विभिन्न अंगों, तंत्रों, मांसपेशियों, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि को मजबूत बनाने से है। शारीरिक विकास की चर्चा इन्होंने की है, और शरीर के माध्यम से जो भी डेवलपमेंट होना है, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, चाहे लंग से संबंधित हो, चाहे न्यूरो से संबंधित हो, या हमारी मसल से संबंधित हो, इन्होंने सबको दर्शाया है। इन्होंने कहा इसका संबंध विभिन्न अंग तंत्र, मांसपेशी, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र आदि को मजबूत बनाने से है। इसके माध्यम से व्यक्ति की गति, क्या क्या लिखा कि अगर ये मजबूत होते तो होगा क्या, इन्होंने कहा कि गति, शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन जैसे शारीरिक गुणों का विकास होता है। बिल्कुल करेक्ट है फिजिकल डेवलपमेंट में, कि अगर शारीरिक विकास करना है तो निश्चित रूप से हमें सबसे पहले जो हमारे अंग तंत्र है इनसे रिलेटेड उनको मजबूत करना होगा, और जब वो मजबूत हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बॉडी की जो भी मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप होंगी, और मोटर स्किल्स में जो निकाल कि गति, शक्ति, सहनशीलता और लचीलापन जैसा गुण जो है वो विकसित हो जाता है। आगे आते बेटा, इन्होंने दूसरे में क्या लिखा बेटा, दूसरे में इन्होंने लिखा मानसिक विकास। क्या लिखा बेटा, मानसिक विकास। जो हमारा मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसकी चर्चा इन्होंने की है, और उसमें इन्होंने दिखाया कि मानसिक विकास कैसे होगा। शारीरिक शिक्षा केवल शरीर से ही नहीं बल्कि शरीर के माध्यम से शिक्षा है। ये इन्होंने एक सामान्य चर्चा की कि हमारा फिजिकल एजुकेशन करता क्या है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए आगे की लाइन में, यह खेलों के नियम, रणनीतियों और शारीरिक कार्य प्रणाली को समझने की क्षमता विकसित करती है। यह मानसिक सतर्कता, देखिए अब स्पेशल क्या मेंटल डेवलपमेंट में होगा, मानसिक सतर्कता, मानसिक सतर्कता, निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता को बढ़ाती है। ये क्या रहता है, हमारा मेंटल डेवलपमेंट है। मानसिक जो शक्ति को बढ़ाने का तो तरीका है, हम खेल के दौरान रणनीति बनाते हैं, जो दिमाग की क्रिया है। हम खेल के दौरान एकाग्रता रखते हैं कि कहां पे क्या करना है, वो क्या रहता हमारी मेंटल डेवलपमेंट है। और इसी के साथ साथ उस समय जो त्वरित निर्णय होते हैं, हमको किस तरीके का निर्णय लेना है अपनी टीम के साथ, वो भी क्या होगा, हमारे मेंटल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये इनका बिल्कुल करेक्ट है मानसिक डेवलपमेंट में। आइए आगे देखते बेटा, इन्होंने लिखा है भावनात्मक विकास में क्या लिखा, भावनात्मक विकास में खेल के मैदान पर व्यक्ति को जीत हार दोनों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट, आप जानते हैं कभी हारते कभी जीतते हैं। या छात्रों में धैर्य, सहनशीलता, आत्मनियंत्रण, तनाव प्रबंधन जैसे भावनात्मक गुणों पैदा करती है। बिल्कुल करेक्ट है कि उस समय क्योंकि आप किसी से झगड़ा ना कर ले, हारने के बाद आप गम में ना चले जाए, जीतने का इजहार ना करें। ये क्या, ये भावनाएं हैं एक दूसरे, जो टीम या स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसका पूरा प्रयोग करें, यह हमारा भावनात्मक डेवलपमेंट है। और यह हम एक खिलाड़ी के अंदर पूरी तरीके से लाने का पूरा प्रयास करते हैं। एक मिनट ऐसे थोड़ा सा होल्ड रहिएगा। नहीं नहीं ठीक है बेटा, तो ये इन्होंने जो लिखा है ये बिल्कुल क्लियर इन्होंने लिखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और आगे इन्होंने क्या लिखा, सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में क्या लिखा बेटा, खेल कूद के माध्यम से मिलजुल कर रहना, सहयोग, नेतृत्व क्षमता, भाईचारा, अनुशासन व खेल भावना जैसे जो गुण है उनको विकसित
करना कौन सिखाता? हमारी फिजिकल एजुकेशन सिखाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या था? ये हमारा चौथा स्टेप था, और जिसमें क्या था बेटा? भावनात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास की जो चर्चा की गई है, ये सामाजिक, ये हमारा भावनात्मक विकास है। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको क्लियर कर दें, कंफ्यूजन आपका पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं, फिर आगे की तरफ आपको ले चलता हूं। बहुत सुंदर राइटिंग में बहुत सारी चीजें जो डालनी चाहिए वो उन्होंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर था बेटा? अर्थ इन्होंने समझाया, अर्थ के साथ इसके जो लक्ष्य थे, जो लक्ष्य की चर्चा की इन्होंने, लक्ष्य को पूरी तरीके से यहाँ पे इन्होंने समझाने का प्रयास किया। ये हमारा मुख्य लक्ष्य भी क्लियर हो गया। मुख्य लक्ष्य के बाद आए तो इन्होंने जो अगला अपना स्टेप दिया, जो प्रश्न में पूछा गया है, वो क्या बेटा? वो हमारा शारीरिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य, और मुख्य उद्देश्यों में इन्होंने 4 उद्देश्य की चर्चा की। क्लार्क और चार्ल्स भूषण के अनुसार इन्होंने बताया कि जो 4 शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों की चर्चा करते हुए ये आगे की तरफ बढ़े। और इसमें इन्होंने दिखाया जो 4 उद्देश्य हैं, उन 4 उद्देश्यों में पहला जो उद्देश्य था बेटा, वो क्या था? शारीरिक डेवलपमेंट या फिजिकल जो डेवलपमेंट है, उसकी चर्चा इन्होंने की। दूसरे में इन्होंने बताया मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल या मानसिक विकास की चर्चा की। मानसिक विकास में भी बिल्कुल इन्होंने करेक्ट दिया कि मेंटल टाइप की जो रणनीति बनाने का जो स्ट्रेटजी वगैरह है, ये सब क्या बेटा? हमारी उसके पार्ट है, इसकी चर्चा इन्होंने की। और लास्ट में सेकेंड लास्ट में इन्होंने भावनात्मक विकास की चर्चा की कि भावनाएं जो होती हार जीत के साथ किस तरीके से लोगों के साथ रहना चाहिए, उसकी चर्चा। और लास्ट में सामाजिक विकास की चर्चा करके चैप्टर को मतलब पार्ट को खत्म किया। इस तरीके से अगर 12 नंबर का प्रश्न था बेटा, तो आप मान के चलिए राइटिंग भी अच्छी होगी, स्किल भी आपकी अच्छी है, शब्दों का अच्छा चयन है, तो निश्चित रूप से आपको जो प्रश्न में नंबर मिलने चाहिए वो मैक्सिमम जो उसकी तरफ से, वो अलग की बात है वो कितना देता है, लेकिन जो मैक्सिमम देते हो मैक्सिमम देने का प्रयास करेगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न था हमारा, थाइंडाइक महोदय द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, साइको का प्रश्न मैंने दिया था, साइकोलॉजी का प्रश्न था ये, और साइकोलॉजी के प्रश्न में थाइंडाइक महोदय द्वारा जो बात की गई है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। और थाइंडाइक महोदय द्वारा जो प्रतिपादित सीखने के नियम है, उन सीखने के नियमों की चर्चा इन्होंने की है। देखिए इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने थोड़ा सा थाइंडाइक महोदय के बारे में लिखा जो बिल्कुल करेक्ट है, उनका एक परिचय भी हो गया। इन्होंने कहा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थाइंडाइक को शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, जो बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग जानते हैं। ये क्या बताइए, उनका परिचय है। इन्होंने सीखने का क्या प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत, जब आपने इनकी थ्योरी को देखा होगा तो थ्योरी में इनका जो मुख्य चलता है, सिद्धांत चलता है, उस सिद्धांत में प्रयत्न एवं त्रुटि के सिद्धांत की इन्होंने चर्चा की है, प्रतिपादित किया, जिसके तहत सीखने के 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम की चर्चा की है, जो बिल्कुल करेक्ट इन्होंने दिखा दिया कि 3 मुख्य नियम ये है आपके, और जो 5 गौण नियम है, टोटल 8 नियम है। उन 8 नियमों की चर्चा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि पूछा गया था थाइंडाइक महोदय द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियम की व्याख्या कीजिए, और 200 शब्दों में लिखने के लिए था। तो 200 शब्दों में लिखने के लिए आपको पूरा लिखने की आवश्यकता थी। अब इन्होंने नियमों की चर्चा की बेटा। देखिए नियमों में क्या क्या डाला। इन्होंने सबसे पहले डाला जो पहला नियम है, आप इसमें चाहते तो थोड़ा सा काम और कर सकते थे, जो आपका वो क्या नाम है राइटर होगा, उसको दिखाने की आवश्यकता होती है, या उसको आप दिखाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप यहां दिखा सकते हैं। आप यहां पे सीखने के नियम लिखिए। सीखने के नियम लिखिए, और सीखने के नियमों को 2 भागों में बांट लीजिए, 2 भागों में। यहां आप मुख्य नियमों की चर्चा कीजिए, यहां आप गौण नियमों की चर्चा कीजिए। मुख्य नियमों में 1, 2, 3 नियम जो हो उनकी चर्चा कीजिए शॉर्ट में, और गौण नियम में जो आपके 5 नियम है, 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 नियमों की यहां चर्चा कीजिए। शॉर्ट में इनको यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, शॉर्ट में लिख दीजिए, और लिखने के बाद फिर आप इसको पूरा करते चले जाइए।
तो जो राइटर, जो चेकर है आपका, वो यहाँ पे आएगा और उसको लगेगा कि यार इसको बहुत अच्छे से आता था। इसमें मतलब कहते ना कि लिखते समय कभी कभी राइटर को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े और उसको सारी चीजें मिल जाए जो आप बताना चाहते हैं, तो और भी क्लियर हो जाता है। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपने बहुत अच्छा लिखा है। आपने क्या लिखा बेटा? तत्परता का नियम, जो लॉ ऑफ रेडीनेस है। आपने लिखा सीखने की प्रक्रिया तभी प्रभावी होती है जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से उस कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होता है। जब बच्चा किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होता है तो उसे उस कार्य में संतोष मिलता है। यदि वह तैयार नहीं है तो जबरन सीखना सिखाने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। जो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कोई रेडी है तभी आप उसको कर सकते हैं, इसीलिए इसको रेडीनेस भी बोला जाता है। आपने लिखा सीखने का प्रक्रिया में बाधा डालता है। आप यहां पे एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते थे। आप उदाहरण जो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था, चाहे उसको स्पोर्ट्स में लाकर के आप कुछ डाल दें, उदाहरण जरूर दर्शाएं। उदाहरण दर्शाने से यह क्लियर हो जाता है कि आपने जो कहना चाहा वह बहुत अच्छे समझ लिया। आप यहाँ पे सबसे पहला उदाहरण कौन वाला बेटा? घोड़ा और पानी वाला डालें। घोड़े और पानी का जो एक उदाहरण दिया गया है कि जबरन आप किसी घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हो परंतु उसे पिला नहीं सकते हो। ये क्या बेटा? ये हमारे रेडीनेस में आता है। या तो जब तक वो घोड़ा तत्पर नहीं होगा पानी पीने के लिए, तब तक जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते। ठीक है, इसको भी यहाँ करने की जरूरत है और अच्छा हो जाएगा आपका। फिर उन्होंने दूसरे में लिखा क्या बेटा? अभ्यास का नियम। अभ्यास का लार्ज एक्सरसाइज है। उन्होंने कहा कि यह नियम उपयोग, यूज और अनुपयोग, डिसयूज, बिल्कुल करेक्ट है, पर आधारित है। इसके अनुसार किसी कार्य, पाठ या कौशल, क्या लिखा? इसके अनुसार किसी कार्य, पाठ या कौशल का बार बार अभ्यास करने से वह मस्तिष्क में दृढ़ हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सबसे अच्छा है तरीका सीखने का, वो क्या रहेगा? प्रैक्टिस है। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। बहुत पुरानी कहावत है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो कही जाने वाली चीज बिल्कुल स्पष्ट है। अगर किसी भी कार्य को आपको सीखना है, वो भी खास करके फिजिकल एजुकेशन में, तो आपको प्रैक्टिस में परफेक्ट बार बार आपको करना ही पड़ेगा। एक बार नहीं या दो बार नहीं। आप लिख रहे थे, आप राइटिंग आपकी गड़बड़ थी, आप सही से पूरा नहीं कर पा रहे थे, शब्दों का चयन नहीं कर पा रहे, आप बार बार उसी प्रश्न को लिखिए, देखिए उन शब्दों में वचनीयता आ जाएगी। आप हर बार कुछ ना कुछ नया वर्ड जोड़ने का प्रयास करेंगे और गलतियों से आप बार बार निकलेंगे। ठीक है बेटा, आगे देखिए। दो हो गए। फिर उन्होंने लिखा संबंध में मजबूत होते हैं। इसके विपरीत जब हम किसी सीखे हुए ज्ञान का अभ्यास बंद कर देते हैं तो हम उसे भूलने लगते हैं। यूज और डिसयूज की जो चर्चा हुई है बिल्कुल करेक्ट है। आप यूज करेंगे, आप उसको अपनी लाइफ में उतारेंगे, जीवन में उतारेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। आप उस प्रैक्टिस से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल आपके दिमाग से वो चीजें शून्य होती चले, मतलब भूल जाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, इन्होंने तीसरा लिखा क्या बेटा? तीसरे दिन उन्होंने लिखा प्रभाव एवं परिणाम का नियम। प्रभाव एक व्यक्ति में, इसे संतोष व असंतोष का नियम कहते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। जिस कार्य को करने से व्यक्ति को संतोष या खुशी या सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, उस क्रिया या व्यवहार को व्यक्ति बार बार दोहराता है। जिन क्रियाओं से असंतोष, दुख या नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, उनसे क्या करता है? उनसे आदमी भागने लगता है। उसको लगता है यार ये ठीक नहीं है। ठीक है, क्रियाओं से असंतोष, दुख और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं, उन्हें व्यक्ति छोड़ देता है। बिल्कुल करेक्ट है। इसी को प्रभाव का नियम, मतलब वो अपना प्रभाव डालेगा। प्रभाव अगर अच्छा डाला, इसीलिए खुशी और दुख का भी नियम बोलते हैं इसको। क्या? जब आपको किसी कार्य को करने में खुशी मिलती है तो आप उस कार्य को तेजी से करते हो। आप में खुशी नहीं मिलती, आप करने के बाद आपने 4 लोगों ने टोक दिया, अरे यार क्या कर रहे हो फालतू चीजें, आप तुरंत निराशा आपके मन में और खत्म कर दोगे। ठीक है, याद रखना। आगे अब इन्होंने क्या लिखा है? जो गौण नियम हमारे, उनकी चर्चा की। गौण नियम, जिसे सहायक नियम भी कहा जाता है। क्या बेटा? गौण नियम या जिसे सहायक नियम कहा जाता है, उनकी अगर चर्चा हो रही, देखिए ये चर्चा 5 सहायक नियम है। और 5 सहायक नियमों में देखिए सबको लगभग याद होगा, एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछे भी गए हैं, इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है।
पहला नियम बताते थे बहु अनुक्रिया का नियम, सॉरी ठीक है, क्या लिखा? पहले लिखा जो बहु अनुक्रिया का नियम है, उनका जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या होती है तो वह समाधान के लिए क्या करता है बेटा? कई अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करता है और प्रयास करता है। कहने का तो क्या है, कुछ भी सीखना है तो उसमें नए नए तरीके आजमाने की जरूरत है। इस तरीके से नहीं आया तो वो तरीका से आया तो वो तरीका, मतलब किसी ना किसी नए तरीके को आजमाएंगे तो चीजें सरल हो जाएंगी और सीख लेंगे। और इसी को लिखा कि जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या होती है तो वह समाधान के लिए अलग अलग प्रकार की क्रियाओं और का प्रयास करता है। एक तो ये हो जाएगा। दूसरा इन्होंने क्या लिखा? आवृत्ति का नियम, जो मानसिक आवृत्ति का नियम है, व्यक्ति का मानसिक दृष्टिकोण जैसा होता है वह उसी अनुसार तेजी से सीखता है, सीखने की इच्छा सफलता तय करती है। इनके वर्डों में ये है, ऐसे में इसके नामों की चर्चा अगर करेंगे तो कई अलग अलग तरीके से भी नाम मिलेंगे, तो उस पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, सब सहायक में ही आते हैं। ठीक है। तीसरा इन्होंने लिखा आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक से समझ में आ जाता है किसी भी क्रिया को सीखना है तो उसको स्टेप बाय स्टेप करना या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको क्या करना, पीटी करना है, हम क्या करें 1 2 3 4 इस तरीके से करते ना, 1 पे रोकेंगे, 2 पे रोकेंगे, 3 पे रोकेंगे, 4 पे रोकेंगे, तो क्या पार्ट वाइज हुआ। होल मेथड में आएंगे तो 1 2 3 4 करके खत्म कर देंगे। ठीक है। तो हमने लिखा आंशिक क्रिया का नियम, पूरी समस्या को हल करने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर सीखा जाता है तो अधिक आसान हो जाता है। तीसरे में हमें क्या लिखा बेटा? चौथे में लिखा सदृश अनुक्रिया का नियम। क्या अनुक्रिया का नियम? व्यक्ति नई परिस्थितियों में सीखने के लिए अपने पूर्व अनुभव और ज्ञान को उपयोग करता है। अनुक्रिया का मतलब जो सीखा हुआ अनुभव है उसको क्या करता है बेटा? रिपीटेशन में लाता है, बार बार उसको सीखने की क्रिया में लाता है। ये क्या है? आपका सदृश का नियम है। चौथा का बेटा साचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। किसी सीखी हुई क्रिया को किसी अन्य बिल्कुल नई व क्या बेटा प्राकृतिक परिस्थितियों में भी ला सके, या उसकी जो क्षमता या करके सीखने की क्षमता जो है वो क्या है? हमारी साचार्य का नियम है या संचारात्मक स्थानांतरण है। मतलब ट्रांसफर कर लेना, जो सीखी हुई क्रिया है उसको दूसरी जगह ला लेना, या जो पॉजिटिव ट्रांसफर की जो चर्चा होती है उसकी चर्चा इन्होंने की है। ऐसे में जो 5 नियम है उन 5 नियमों की यहां पे इन्होंने व्याख्या की है। तीसरा क्वेश्चन क्या था बेटा? 120 नंबर वाले जो प्रश्न थे उसमें तीसरा क्वेश्चन क्या था? देखिए, हमने यूनिट 3 से दिया था और बेसिक क्वेश्चन सारे मैंने दिए थे ताकि एक बार बेसिक क्वेश्चनों के माध्यम से आप पूरे ग्राफ को पढ़ लें। ठीक है, आप पढ़ लें। 1 मिनट रुकेंगे बेटा, पानी पिएंगे थोड़ा सा। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है संगठन और पर्यवेक्षण। क्या ध्यान है? जो ऑर्गेनाइजेशन और सुपरविजन की चर्चा हुई, इसका क्या क्या करना था? इसमें एक तो अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके महत्व की व्याख्या। 2 प्रश्न यहाँ पे हैं। ऐसा देखा जाए तो 6 नंबर के लगभग आप प्रश्न मान सकते हैं कि 2 प्रश्नों की चर्चा एक ही में हुई है। पहले इन्होंने संगठन के बारे में बताया बेटा। संगठन में देखिएगा आएगा 2 चर्चा, संगठन और पर्यवेक्षण किसी भी सफल संस्था, व्यवसाय या प्रणाली के मुख्य स्तंभ है। बिल्कुल करेक्ट है। यदि कोई भी संस्था बनी है, कोई भी संगठन मतलब कोई भी व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उस व्यवसाय में अगर संगठन और पर्यवेक्षण दोनों ही नहीं है तो निश्चित रूप से बेकार है।
संगठन का मतलब क्या बेटा? एक यूनिट है, लोगों की एक यूनिट है जिसमें मिलजुल करके काम को अंजाम दिया जाता है। और पर्यवेक्षण क्या बेटा? उस कार्य को निगरानी से करवाना, वो क्या है? पर्यवेक्षण है। एक जो पर्यवेक्षक होता, सुपरवाइजर होता है, वो क्या करता है? हर जगह सुपरवाइजर रखे जाते हैं। जहां 10 लोग हैं, अगर 10 में एक सुपरवाइजर रख दिया जाए तो काम और अच्छा चलेगा। और सुपरवाइजर उसी को बनाया जाता है जो थोड़ा सा तेज तरह को जानकार हो, उनसे ऊपर हो। अगर वो लेबर मतलब कि उसमें है तो उनसे ऊपर का कोई आना चाहिए। अगर कोई हाई स्कूल पढ़ा है तो उसके लिए कम से कम इंटर पास होना जरूरी है, या उस कार्य की दक्षता उसमें होनी चाहिए। तो सुपरवाइज करेगा तो अच्छे से काम होगा। वो बताएगा कि यहाँ गलत है, ऐसे सही, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे, मतलब कमियों को बताना और सुधारना किसका काम है? पर्यवेक्षक का काम है। तो इसीलिए लगाया जाएगा कि संगठन और पर्यवेक्षण किसी भी सफल संस्था, व्यवसाय या प्रणाली के मुख्य स्तंभ है। संगठन का अर्थ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यों और संसाधनों का व्यवस्थित ढांचा तैयार करना है, वही पर्यवेक्षण का अर्थ है। फिर का कर्मचारियों के कार्य की निगरानी करना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये जो वर्ड इन्होंने डाला है ना, इन्होंने जो पर्यवेक्षण का अर्थ डाला है या पर्यवेक्षण की जो चर्चा इन्होंने की है, उस पर्यवेक्षण की चर्चा में देखे कि कर्मचारियों के कार्य की निगरानी करना और उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करना ही क्या बेटा? ये हमारा पर्यवेक्षण है, ये पर्यवेक्षण है। और संगठन को इन्होंने कैसे लिखा बेटा? संगठन में इन्होंने कैसे लिखा? इन्होंने संगठन में दर्शाया है जो संगठन का अर्थ लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्यों और संसाधनों का व्यवसायिक ढांचा तैयार करना है। एक ढांचा तैयार हो कि क्या क्या इसमें होना है, संगठन में किन किन चीजों का आवश्यक, कितने लोगों की जरूरत है, ये संगठन बताएगा। संगठन में आप लोगों ने देखा भी होगा आगे देखिए बेटा, ठीक है। तो इन्होंने संगठन को बताया और यहां पर्यवेक्षण को बताया, तो दोनों का अर्थ जो था क्लियर होगा। अब इसके महत्व की चर्चा करनी है कि इसका महत्व है क्या। आइए महत्व पे देखते हैं इन्होंने महत्व क्या लिखा है। संगठन का जो महत्व है, सॉरी, संगठन का महत्व, अर्थ और महत्व। देखिए, संगठन वह प्रक्रिया है जिसके क्या अंतर्गत समान लक्ष्यों की प्राप्ति हो, विभिन्न कार्यों की पहचान की जाती है, उन्हें समूहों में बांटा जाता है और कर्मचारियों के बीच अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट किया जाता है। यह एक शरीर की तरह है जहां हर अंग विभाग एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। बिल्कुल करेक्ट इन्होंने कहा। संगठन क्या है? एक शारीरिक ढांचा भी कह सकते हो कि अगर सब मिलजुल के काम करेंगे तो होगा। जैसे अगर एक बॉडी को ले लिया जाए तो हाथ का काम, आंख का काम, पैर का काम, हमारे इंटरनली अंग का काम, ये सभी लोग जब मिल करके काम करेंगे तभी एक अच्छे कार्य को अंजाम आप दे पाएंगे। यही सेम क्या है, यही हमारा संगठन है। इसीलिए जब संगठन बनता है तो अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, कोषाध्यक्ष बनेंगे, कार्यकारिणी में इतने लोग आएंगे। वही इन्होंने लिखा, क्या लिखेगा कि प्राप्तियों विभिन्न कार्यों की पहचान की जाती है, उन्हें समूहों में बांटा जाता है और कर्मचारियों के बीच अधिकारों और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट किया जाता है। इन्होंने एक जो लाइन लिखी, यह एक शरीर की तरह है जहां हर अंग विभाग एक दूसरे से सहयोग एवं काम करते रहते हैं। ये इन्होंने किसकी चर्चा की बेटा? अर्थ की चर्चा की। अब देखिए अर्थ के बाद इन्होंने क्या लिखा? महत्व पे आए। इन्होंने महत्व लिखा कि कार्य कुशलता में वृद्धि। इसका महत्व क्या है? किसका महत्व? हमारे संगठन और जो पर्यवेक्षण है उसका महत्व क्या है? तो उन्होंने कहा, सबसे पहले लिखा कि कार्य कुशलता में वृद्धि।
किसे बेटा? कार्य कुशलता में वृद्धि, कार्यों के उचित विभाजन से किशोर क्या लिखा? विशेषता का लाभ मिलता है, या सीधा सीधा कहा जाए तो कार्य कुशलता में वृद्धि का मतलब है यदि संगठन हमारा तैयार होगा, पर्यवेक्षण देखने वाला होगा, तो सबसे बड़ी बात है जो भी क्रिया करेंगे वो अच्छी तरीके से संपन्न होगी। इन्होंने लिखा कि कार्य कुशलता में वृद्धि मतलब जो कार्य आप कर रहे हैं वो कुशलता पूर्वक और तेजी से होगा, दोनों ही चीजें होंगी। फिर दूसरे में क्या इन्होंने लिखा? देखिए, सॉरी, इन्होंने दूसरे टॉपिक लिया डाला, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, अनुकूलतम उपयोग। इन्होंने कहा धन, समय और श्रम की बर्बादी रुकती है जब एक अच्छा संगठन होगा और पर्यवेक्षक भी अच्छा होगा। तो सीधी सी बात है, अभी जैसे आप नरेगा में देख लें, नरेगा में जो मेट होता है वो सुपरवाइजर होता है। नरेगा के जो कर्मचारी होते हैं वो जाते हैं, काम मतलब सही से नहीं करना चाहते, टाइम पास करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, हलवा लेकर के खड़े हैं, बैठे हैं, धीरे धीरे खुदाई कर रहे हैं। अगर मेघ तेज तर्राट है जिसे सुपरवाइजर बोलते, अगर वो दिख गया तो काम तेजी से होने लगेगा। अगर वो बैठ जाए तो आधे घंटे वाला काम आधे घंटे में ही होगा, और अगर वो ना बैठे तो आधे घंटे वाला काम 2 दिन में भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है? वही इन्होंने लिखा कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, कि धन, समय और श्रम की बर्बादी रुक जाती है अगर सुपरवाइज अच्छा होगा और आपका संगठन अच्छा होगा। ये हमारा महत्व है बेटा, इसका ये महत्व है। आगे देखिए इन्होंने क्या लिखा, समन्वय विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बना रहता है। बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने समन्वय की चर्चा की। समन्वय में क्या लिखा कि विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बना रहता है, कि काम जो है वो अच्छे से चल रहा है और लोगों के बीच में एक अच्छा तालमेल भी बना है। फिर विकास और विस्तार, एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा संस्था की सुगमता से आगे बढ़ने वाली और परिवर्तन अपनाने में मदद करता है। कुल मिला के कहने का मतलब है कि विकास का विस्तार होगा। वो अपनी भाषा में आप लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि इन्होंने जो हेडिंग डाली वो आप भी हेडिंग डालें, आप उसको अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन महत्व का मतलब समझ में आना चाहिए। धन की बर्बादी ना हो, कार्य में वृद्धि होनी चाहिए, साथ ही साथ विकास का विस्तार होना चाहिए, समन्वय भी जरूरी है। समन्वय अगर ठीक नहीं है, सुपरवाइजर और हमारे जो कार्य करने वाले हैं तो भी कार्य आपका ठप हो जाएगा, मतलब अच्छा कार्य नहीं होगा, मतलब उसका महत्व घट जाएगा, इससे भी महत्व बढ़ता है। फिर पर्यवेक्षण का अर्थ और महत्व, ये तो इन्होंने लिखा था एक बार, हमें लगता दोबारा इन्होंने लिख दिया, फिर से देखते हैं। पर्यवेक्षण, अच्छा पर्यवेक्षण की चर्चा की है उन्होंने, अभी सुपरवाइज की चर्चा की थी, वो संगठन की चर्चा की थी, अब इन्होंने पर्यवेक्षण को अलग से लिखा है। पर्यवेक्षण में इन्होंने क्या लिखा देखिए, वो उन्होंने आगे जो लिखा था वो चर्चा उन्होंने की थी संगठन की, ऑर्गेनाइजेशन की। अब पर्यवेक्षण की चर्चा और महत्व कर दी उन्होंने। पर्यवेक्षण 2 शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और विजन। सुपर का मतलब होता है जहां ऊपर, विजन का मतलब देखना। तो सीधी सी बात है, ऊपर से देखना है, निगरानी करना से मिलकर बना है। इसका अर्थ है कार्यस्थल पर कर्मचारियों के कार्यों पर नजदीकी नजर रखना और यह सुनिश्चित करना कि वे निर्धारित नियमों और मानकों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। बिल्कुल करेक्ट है। सुपरवाइजर का यही मतलब होता है। सुपरवाइजर का मतलब होता है कि वो सुपरवाइज करे या है उस पर निगाह से, या कह लो कि जो ऊपरी दृष्टिकोण है, या सबके ऊपर होकर के, ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब है कि एक अलग जो नजरिया है उस तरीके से देखे और सुपरवाइज करे कि कार्य कुशलता या कार्य अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसको देखने की जो प्रक्रिया है। इन्होंने लास्ट में महत्व लिखे, इसका लिखा, किसका महत्व लिखा? सुपरवाइज का महत्व इन्होंने लिखा है। और महत्व में इन्होंने क्या लिखा बेटा? इन्होंने महत्व लिखा है मार्गदर्शन व सहायता। बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है, जो सुपरवाइज होता है मार्गदर्शन करता है और सहायता भी करता है, दोनों करेक्ट है। या केवल कन्या निकालने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अधीनस्थों को उनके कार्यों में निर्देश और सहायता देकर उनको उनके कौशल को बढ़ाना है। बिल्कुल करेक्ट है। फिर उन्होंने दूसरे में क्या बोला? उत्पादकता में सुधार, कर्मचारियों को प्रेरित करने की कार्य गुणवत्ता और गति में सुधार किया जाता है, जो बिल्कुल करेक्ट है। फिर उन्होंने तीसरे में लिखा
प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच सेतु। जो प्रबंधन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, और बीच में जो कर्मचारी, उनके बीच में सेतु का कार्य करता है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। उन्होंने लिखा है कि पर्यवेक्षक प्रबंधन की नीतियों को कर्मचारियों तक पहुंचाता है और उनकी शिकायत व सुझाव को उच्च अधिकारियों तक क्या करता है, ले जाने का, एक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो यही है। ठीक है, ये इन्होंने लिखा था बेटा 12 नंबर के प्रश्न में, और 12 नंबर के लगभग प्रश्न में इन्होंने जो डालना चाहिए था लगभग चीजें डाली है। इन्होंने सुपरवाइज को बताया, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को बताया, इन्होंने दोनों के महत्व को भी बताया एक एक करके, जो बिल्कुल करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन था बेटा, कोर्स का किसे कहते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। 12 नंबर मैंने एक प्रश्न दिया था, या यूनिट 4 से था। यूनिट 4 का पहला ही टॉपिक है क्या बेटा, सेल। तो सेल से मैंने एक क्वेश्चन दिया था ताकि इसी बहाने आप उस चैप्टर को भी देख लें। प्रश्न क्या था बेटा, प्रश्न आपका था कोशिका। इन्होंने सेल को शुरू किया, लिखा कोशिका सभी सजीव जीव जंतु और पेड़ पौधों के शरीर की सबसे छोटी मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जिस प्रकार ईंटों को जोड़ करके इमारत बनती है, उसी प्रकार असंख्य कोशिकाएं मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करती है। ये इन्होंने इसका क्या बताया बेटा, अर्थ बताया, जो बिल्कुल करेक्ट है। फिर उन्होंने लिखा इसकी खोज सर्वप्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी खोज सर्वप्रथम कब बेटा, रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और जीवित कोशिका की खोज, दूसरा प्रश्न इसका ये है, 1674 में, जो बेटा हमारे ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने की। तो दोनों ही प्रश्नों को उन्होंने बता दिया कि 1665 की भी चर्चा कर दी और 1674 की भी चर्चा कर दी। पहली बार मृत कोशिका की खोज हुई थी, बाद में जीवित कोशिका की खोज क्या बेटा, जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने खोजा। फिर उन्होंने कहा बेटा कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं बेटा, साइटोलॉजी कहते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है, सभी लोग जानते हैं साइटोलॉजी है। कोशिका की प्रमुख संरचना, जो सेल का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या आने वाला है उसकी चर्चा देखिए क्या है। इन्होंने लिखा गया मेरा स्ट्रक्चर में कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं। आप सबको को हम सेल पढ़ाए थे, तो सेल में तीनों की चर्चा किए हैं कि क्या क्या सेल में 3 चीजें पाई जाती है। इन्होंने देखिए क्या क्या लिखा, पहले सबसे ऊपर लिखा कि जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन की चर्चा की, जो बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखेंगे तो ऐसे आउटर लेयर होती है, ठीक है। एक तो ये इन्होंने बताई, या कोशिका के चारों ओर पतली लचीली और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, या कोशिका को आधार देती है और बाहरी वातावरण से पदार्थों के अंदर बाहर आने जाने पर नियंत्रण रखती है, जो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर ये हमारी सेल की आउटर मेंबर है तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है। एक चीज, दूसरा देखिए क्या आएगा, इन्होंने लिखा कोशिका द्रव्य। कोशिका झिल्ली के अंदर भरा हुआ एक जेली जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें जीवन की सभी रासायनिक क्रियाएं होती है और जीवन के लिए क्या बेटा आवश्यक कई छोटे कोशिकाएं जैसे माइक्रोकाइनेस ये सब तैरते रहते हैं। ये भी आप सबको हमने बताया है कि इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक जेली नुमा क्या होता है, एक पदार्थ भरा आता है इस तरीके से। दूसरा पार्ट ये है, पहला पार्ट हमारा ये है, दूसरा पार्ट हमारा ये है, 2 पार्ट हो गए। इसकी भी चर्चा कर दी। और इसी में जो हमारे अन्य जो कोशिकांग है वो इसी में तैरते रहते हैं, या इसी के माध्यम से चिपके रहते हैं इस जेली में, ताकि एक दूसरे से लड़ने ना पाए, ठीक है। आगे क्या बेटा, तीसरा इन्होंने क्या लिखा बेटा, तीसरा लिखा कि केंद्रक होता है, ठीक है। ये न्यूक्लियस यह कोशिका के बीच में स्थित होता है, एक गोल व सघन संरचना आकार का होता है। इसे कोशिका का दिमाग या नियंत्रण कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट इन्होंने लिखा है। यही कोशिका की सभी गतिविधियों का संचालन करता है। इसमें डीएनए और आनुवांशिक गुण होते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इन्होंने सही लिखा है, आनुवांशिक गुण होते हैं, वही सेम चीज लिखी है इन्होंने। तो डीएनए प्लस आरएनए भी लिख सकते हैं। इसके सेल्फ के डीएनए और आरएनए होते हैं, ठीक है। जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है ये दोनों होते हैं। तो 3 चीजें क्या होते हैं बेटा, देखिए इन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि एक तो क्या है, ये हमारी
सेल मेम्ब्रेन है। दूसरा, इसके ऊपर जो ये इसके अंदर जो एक जेलीनुमा वाटर भरा है, साइटोप्लाज्म। तीसरी चर्चा इन्होंने क्या की बेटा? तीसरी चर्चा इन्होंने की है कि जो इसके अंदर पाया जाने वाला एक न्यूक्लियस है मध्य में, ये न्यूक्लियस। तो तीन चीजें हैं, किसी भी क्वेश्चन में तीन चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए अगला इसमें क्या था बेटा? चित्र भी बनाना था। ठीक है, सचित्र वर्णन करने के लिए हमने कहा था, तो सचित्र में इन्होंने देखिए सचित्र में क्या दिया है, इन्होंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है और डायग्राम में इन्होंने काफी कुछ स्पष्ट भी किया है। इन्होंने अलग अलग राइबोसोम्स अगर इतने बड़े बनाए तो इन्हें छोटे छोटे भी किए जा सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं इसमें ऐसे एक तरीके से जैसे पानी होता है ना, तो पानी के आकार का भी बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे में इन्होंने माइक्रोकाइंडिया को यहाँ दिखा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, माइक्रोकाइंडिया के आकार में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहे तो थोड़ा सा परिवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है, अंतःप्रदब्धी जालिका है, ये भी करेक्ट है। कोशिका झिल्ली है, ये भी करेक्ट है। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम है, इसकी भी चर्चा है। सेंट्रोसोम की चर्चा की है, न्यूक्लियस की चर्चा इन्होंने की है, इन्होंने लाइसोसोम्स को दिखाया है, इन्होंने राइबोसोम्स को भी दिखाया है, गाल्जी एप्राटस को भी दिखाया, लगभग सारे अंगों को इन्होंने प्रदर्शित किया है, जो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो ये भी इनका जो पार्ट था, ये पूरी तरीके से अच्छा पार्ट और अच्छे तरीके से इन्होंने बनाने का प्रयास किया है। अब प्रश्न बेटा हमारे यूनिट 5 से एक प्रश्न लिया था हमने, यूनिट 5 से एक प्रश्न लिया था, ताकि आपका दिमाग वहां भी जाए और वहां कोई कंफ्यूजन है तो आप उसको पढ़ के अपना क्लियर कर लें। ऐसे में ये कह सकते हैं कि इन पार्टों पे आपकी एक बार चर्चा कहीं ना कहीं सबकी हो चुकी है। फिर भी अगर आपके मन में कहीं डाउट रहा होगा तो आप लोगों ने इसको बकायदा अगर देखा होगा तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। गत विज्ञान का अर्थ समझाते हुए इसके क्षेत्र और इसकी उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लिखा वही है, हाँ ठीक है। तो है गत विज्ञान का अर्थ, जो पहला टॉपिक था बेटा क्या कि गत विज्ञान का अर्थ बताना था। दूसरा था खेल के क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को समझाना था, ये खेल के क्षेत्र में। तो देखिए लिखा गया इन्होंने गत विज्ञान पहले समझाया। गत विज्ञान किसे कहते हैं? जो किनेसियोलॉजी क्या है? मानव शरीर की गतिविधियों, मांसपेशियों की संरचना और जोड़ों के यांत्रिक सिद्धांतों का वैज्ञानिक अध्ययन। बिल्कुल करके लिखा है, साइंस की भाषा में इन्होंने बिल्कुल उत्तर दिया है, वैज्ञानिक अध्ययन। उन्होंने कहा कि मानव शरीर की गतिविधियों एवं मांसपेशियों की संरचना और जोड़ों के यांत्रिक सिद्धांतों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या बेटा? हमारी किनेसियोलॉजी है। खेल के क्षेत्र में इसका उपयोग एथलेटिक प्रदर्शन को अधिकतम करने, चोटों से बचने और शरीर की कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक ढंग से सुधारने के लिए। बिल्कुल करके लिखा है। खेल के क्षेत्र में किनेसियोलॉजी कैसे यूज होती है? दो तीन चीज। एक तो हम क्या करते हैं बेटा? अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए लेते हैं कि हमारी मांसपेशियां, हमारे जॉइंट्स ये सब कैसे कार्य करें, हमारी स्पीड कैसे बढ़े, वो उसके लिए, प्रदर्शन के लिए। दूसरा, खेल में हमको चोट कम से कम लगे। जो न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं। ठीक है, जो लॉ ऑफ एक्सीलरेशन है उसमें क्या करते हैं, या कह लीजिए कि जब हम कैच करते हैं, बॉल ऊपर से आते हैं, कैच करते हैं तो हमको चोट नहीं लगती है, या गिरते समय अपने बॉडी को किस तरीके से रोल करते हैं हमको चोट कम लगती है, वो सब क्या आएगा? वो हमारी किनेसियोलॉजी के माध्यम से है। तो अगला क्या होगा? चोटों को बचने के लिए तो प्रदर्शन को सुधारते हैं, चोटों को कम करते हैं और साथ ही साथ क्या करते हैं? और शरीर की कार्य प्रणाली को वैज्ञानिक ढंग से सुधारने के लिए इसको यूज करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। आगे इन्होंने क्या लिखा बेटा? आगे इन्होंने लिखा खेल के क्षेत्र में गत विज्ञान की उपयोगिता। क्या उपयोगिता है? देखिए उन्होंने लिखा कि गत विज्ञान, पेशी गत विज्ञान खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसकी मुख्य उपयोगिता निम्नलिखित है। इसमें थोड़ा सा आप पेशी विज्ञान के जनक की भी चर्चा कर देंगे तो दिक्कत नहीं, किनेसियोलॉजी के जनक की चर्चा कर देंगे तो भी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, आप उसको ऐड कर सकते हो। फिर मैंने लिखा बेटा प्रदर्शन में कि पहला इन्होंने क्या लिखा कि क्या करता है बेटा? प्रदर्शन में सुधार करता है।
पहला जो है प्रदर्शन महत्व इन्होंने डाला, जो इसके लिए इसकी मुख्य उपयोगिता की हमने चर्चा की थी खेल के क्षेत्र में, इसकी जो मुख्य उपयोगिता है उसमें जब चर्चा की तो उन्होंने पहला लिखा क्या बेटा कि प्रदर्शन में सुधार। इसके अध्ययन से खिलाड़ियों और कोच यह समझ पाते हैं कि कम से कम ऊर्जा और शक्ति लगातार अधिकतम प्राप्त कैसे की जाए। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। जो एक अच्छे कोच होते हैं, जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जैसे कुछ नॉन ट्रेंड खिलाड़ी होंगे तो क्या करेंगे, दौड़ते समय पूरी बॉडी की ताकत लगा के दौड़ेंगे। और जो एक अच्छा एथलीट होगा जिसको जानकारी है, वह बॉडी में कम से कम मांसपेशियों को हिलाएगा, जितनी मांसपेशियां हिलेंगी उतना ही आपकी बॉडी में क्या होगी, ऊर्जा का व्यय होगा। तो क्या करता है कि कम से कम मांसपेशियों का यूज करके वो आसानी से बड़ी से बड़ी दूरी को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है, मतलब ऊर्जा को कम से कम खर्च करेगा। उसी कार्य को करने के लिए हम हो सकता है कि 2500 कैलोरी ऊर्जा खर्च कर दें, और उसी कार्य को करने के लिए जो ट्रेंड खिलाड़ी है हो सकता है 2000 से 15000 के बीच में खर्च करे। तो अतिरिक्त ऊर्जा जो बचाए रखेगा वह कहीं ना कहीं उसका भी उपयोग कर लेगा, वहां पे भी दिक्कत नहीं होगी। आगे लिखा, आगे उन्होंने क्या लिखा, क्या लिखा बेटा, इसके अध्ययन से खिलाड़ी और कोच यह समझ पाते हैं कि कम से कम ऊर्जा और शक्ति लगातार अधिकतम परिणाम, उदाहरण के तेज दौड़ना, ऊंची कूद कैसे प्राप्त किया जाए। यह क्या है बेटा, हमारे खेलों में इसका उपयोग करके हम क्या किनेसियोलॉजी का उपयोग करके हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इन्होंने क्या लिखा बेटा, अगर किनेसियोलॉजी का हम अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे तो हमें चोट कम लगेगी। इन्होंने लिखा चोटों से बचाओ, खेलों में मांसपेशियों और जोड़ों पर पड़ने वाले तनाव को विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सकता है कि गलत शारीरिक मुड़ाव और गतिविधियों से कैसे बचा जाए जिससे चोट लगने की संभावना कम से कम हो सके। तो अभी उसी की चर्चा की हमने, जब न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ते हैं तो ऐसे में हम देखते हैं कि चोट कहाँ कैसे कम लगेगी, उसको कम से कम कैसे किया जाए। ठीक है, एक तो क्या किया, ऊर्जा कम लगाई, सॉरी ऊर्जा कम व्यय करके हमने एडवांटेज ज्यादा ले लिया, एक चीज। दूसरी चीज कि गिरते या मुड़ते समय किस तरीके की गतिविधि, या कह लो कि सेंट्रीपिटल कहाँ लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल कहाँ पे लगना है, ऐसे में गिरते गिरते हम कैसे बचेंगे, अपने बॉडी में जो प्लेन और एक्सिस है उसका प्रयोग करते हुए हम अपनी बॉडी को किस तरीके से कर्व कर लेंगे, अपने बॉडी को डिवाइड कैसे कर लेंगे, बैलेंस कैसे बना लेंगे हम ना गिरे। उसमें क्या बेटा हमने लिखा है चोटों से बचाव हो जाएगी। अगला क्या बेटा, यहाँ पे दोषों को सुधारना, इनका अगला जो टॉपिक इन्होंने चुना है, दोषों को सुधारना। कहा कि यह तकनीकी जैसे भाला फेंक या तैराकी में आने वाली कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करने में मदद करता है, जिससे खेल कौशल में निखार। सीधी सी बात है, कोई भी खेल ले सकते हो, किसी भी खेल की जो टेक्निकलिटी है, जैसे आप किसी, जैसे मान लो भाला फेंक रहे हो, मतलब अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए हम जानते हैं कि अगर 45 डिग्री पे कोई भी चीज प्रक्षेपित की जाती है, जो उसका पैराबोला होता है, अगर 45 डिग्री का होगा तो निश्चित रूप से वो अधिकतम दूरी तक प्राप्त कर लेगा। तो ये अगर हमको पता है, ये हमको कौन बताएगी, हमें किनेसियोलॉजी बताएगी, और इसको अगर हम जानते हैं तो हमारी क्या बेटा क्षमता बढ़ जाएगी, हमारे प्रदर्शन में सुधार आएगा। तो वही उन्होंने लिखा कि भाला फेंक में तैराकी में आने वाली कमियों को, जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया कि भाला फेंक में सेक्टर कितना होना चाहिए, तैराकी में कौन सा नियम लगेगा, किस नियम के अनुसार क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो तीसरा नियम है वो तैराकी में यूज होता है कि हम जितना ही पानी को नीचे की तरफ फेंकेंगे, पीछे की तरफ फेंकेंगे, हमारा शरीर उतना ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, उसी को उन्होंने कहा कमियों को पहचान कर उनमें सुधार करने में मदद करता है, जिससे खेल कौशल में निखार आता है। फिर आगे इन्होंने क्या लिखा बेटा, आगे लिखा पुनर्वास और चिकित्सा। क्या इन्होंने बताया, पुनर्वास और चिकित्सा की चर्चा इन्होंने की है। रिहेबिलिटेशन आज देखते क्या है, पुनर्वास और चिकित्सा। इन्होंने कहा यदि कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाता है तो गति विज्ञान के सिद्धांतों जैसे यूनिट फर्स्ट, किनेसियोलॉजी सिद्धांत और खेलों में जैव यांत्रिकी का उपयोग करके उसे तेजी से ठीक होने में मदद की जाती है। सीधी सी बात है, इन्होंने अगर लिख दिया है तो ऐसे में मान लीजिए कि हमारा जो किनेसियोलॉजी है, जो हमारी किनेसियोलॉजी है वो हमें बताती है कि हमारी मांसपेशी अगर चोटिल हो गई है, उनमें चोट आ गई है या कार्य करने के लिए अब असमर्थ है, तो उनको कितना रेस्ट मिलना चाहिए।
और किस दिशा में रेस्ट मिलना चाहिए, या उनमें फिजियोथेरेपी या संबंधित जो क्रिया है वो कैसे दी जाए, हम अपनी मांसपेशियों को कितना हॉट वाटर दें या कितना कोल्ड वाटर दें कि वो फिर से कार्य के प्रति क्या हो जाए बेटा, एक्टिव हो जाए। तो वही उन्होंने लिखा है कि किनेसियोलॉजी सिद्धांत और खेलों में जैव यांत्रिकी का उपयोग करके हम तेजी से ठीक होने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अगले यूनिट सब बेटा, ये हमारी जो यूनिट नंबर 6 है उस 6 यूनिट में हम आ गए हैं। 4 5वां, चौथे नतानी है, 5वां छठवां है। छठवें भाग में स्पोर्ट इंजरी में, स्पोर्ट इंजरी से मैंने प्रश्न दिया था, विकृति किसे कहते हैं, मानव शरीर में होने वाली सामान्य विकृतियों का वर्णन कीजिए। ये क्या बेटा, हमारी डिफॉर्मिटी है। क्या है ये? डिफॉर्मिटी है। हमने डिफॉर्मिटी को पूछा है कि डिफॉर्मिटी है क्या, और मानव शरीर में जो सामान्य डिफॉर्मिटियां आती है उनकी चर्चा हमने की है। रिहेबिलिटेशन भी खास करके लिख दिया जाएगा जब 12 नंबर में आएगा। तो उन्होंने लिखा विकृति के बारे में, पहले विकृति इन्होंने बताई, डिफॉर्मिटी है क्या, किसी भी शारीरिक अंग की उस बनावट या संरचना को कहते हैं जो सामान्य से भिन्न, असामान्य या विकृति हो, या जन्मजात, जन्म से या किसी बीमारी, चोट या कुपोषण के कारण जीवन में बाद में भी हो सकती है। देखिए इतना तो मैंने समझ लीजिए, इन्होंने डिफॉर्मिटी को समझाया कि डिफॉर्मिटी है क्या। डिफॉर्मिटी क्या बेटा, एक सामान्य जो हमारी शरीर संरचना है उसमें डिफर हो जाए, कोई चीज चेंज हो जाए। एक सामान्य विकृति हमारे अगर ऐसे है तो इस पोस्चर में कुछ परिवर्तन आ जाए, जैसे काइफोसिस हो जाए, लॉर्डोसिस हो जाए, स्कोलियोसिस हो जाए, फ्लैट फुट आ जाए, या इस तरीके कुछ भी। इसको इन्होंने बताया कि ये क्या है, डिफॉर्मिटी है। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि ये होता कैसे है, तो इन्होंने बताया कि इसके लिए कारण क्या है, बीमारी हो सकती है, चोट के कारण हो सकता है, कुपोषण हो सकता है, और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यह जन्मजात हो सकती है और जन्म के बाद भी हो सकती है। मतलब दोनों ही तरीके के हैं। यह जन्मजात जिसे जन्म से कह सकते हो, या किसी बीमारी, चोट, कुपोषण के कारण भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या बेटा, ये हमारी डिफॉर्मिटी है। और क्या लिखा है इन्होंने, देखिए इन्होंने कहा कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी और पैरों से जुड़ी सामान्य शारीरिक विकृतियां 3 निम्नलिखित प्रकार की होती है। इन्होंने पूरा लिख दिया। देख क्या क्या इन्होंने कहा, इन्होंने कहा कि मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी और पैरों से जुड़ी सामान्य विकृतियां देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऐसे में इन्होंने पूरी की पूरी डिफॉर्मिटी ले ली है। कहां से? डिफॉर्मिटी हमारे कह लो कि सर्वाइकल की जो फर्स्ट बोन है वहां से शुरू होकर के एटलस और एक्सिस से शुरू होकर के, एटलस से शुरू होकर के हमारे पैरों तक यह डिफॉर्मिटी जाती है। और इन डिफॉर्मिटियों को कई तरीके से हम लोगों ने 2 भागों में कभी बांट के पढ़ा है कि रीढ़ की अलग कर लेते हैं, बाकी लोअर लिम्ब की अलग का, अपर लिम्ब की अलग, लोअर लिम्ब, मतलब इस तरीके से भी कर लेते हैं। बाकी लिखने के तरीके से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। इन्होंने सबसे पहले देखिए दिखाया था, इन्होंने बताया रीढ़ की हड्डी की विकृतियों के बारे में चर्चा की, जो स्पाइनल डिफॉर्मिटी है उनकी चर्चा इन्होंने कहा। सबसे पहले काइफोसिस की चर्चा की है। काइफोसिस को दूसरी भाषा में हंचबैक भी कहते हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने क्या लिखा बेटा, इन्होंने लिखा है हंचबैक, हंचबैक को दर्शाया है। हंचबैक में क्या लिखा बेटा, इसमें ऊपर पीठ की ओर अधिक झुक जाती है। इसमें कह रहा है कि ऊपरी पीठ बाहर की ओर, जो एक सामान्य विकृति में आता है ना कि अगर यहां से शुरू हुई है तो ऐसे करके, अगर ये सामान्य विकृति ऐसे ऐसे होती है रीढ़ की हड्डी, तो जो दूसरी जो डिफॉर्मिटी बनती है, डिफॉर्मिटी में क्या होता है, यहां से शुरू होगी, यहां तो अंदर की तरफ जाएगी, लेकिन जैसे ही यहां से थोड़ा सा इस तरीके से होगा, वो थोड़ा सा ज्यादा अर्क बनाते हुए फिर खत्म होगी। मतलब ये जो है ना, ये हंचबैक है। ठीक, ये क्या होगा, हंचबैक। उसी को उन्होंने कहा हंचबैक में इसमें ऊपरी पीठ की ओर अधिक झुक जाती है। ये इन्होंने लिखा है, पीठ बाहर की ओर अधिक झुक जाती है, जिससे व्यक्ति में कुबल दिखाई देता है। ये क्या है, ये पीछे की चर्चा इन्होंने की। आगे की चर्चा में इन्होंने क्या दिखाया बेटा, इन्होंने कहा दूसरी क्या है, लॉर्डोसिस है, जिसे स्वेबैक कहते हैं। याद रखें, अभी इस बार एग्जाम में आया भी था, ये वाला आया था। ठीक है, हंचबैक की चर्चा हुई थी। इसमें रीढ़ की निचली हड्डी कमर अंदर की ओर अधिक धस जाती है, जिससे पेट बाहर निकल आता है। इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आप दर्शा रहे हैं किसकी चर्चा, क्योंकि आपको वाक्यों को भी बढ़ाना होगा, 200 शब्दों में लिखना है, तो आपको ढूंढना ना पड़े, इसलिए आप जगह जगह पे कुछ और चीजें भी यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या कहा कि जो हमारी सर्वाइकल बोन होती है,
सर्वाइकल बोन के आगे। अगर आप इसमें काइफोसिस में लिखे हैं तो इसमें बिल्कुल आप करेक्ट कर दें कि जो हमारी थोरेसिक बोन है, थोरेसिक बोन जो होती है वो पीछे की तरफ चली जाती है, जिन्हें पीठ की बाहर जो अधिक निकल जाती है सामान्य भाषा में। और जब आप इसको थोड़ा सा साइंस की भाषा में लेके जाएंगे दिखाने के लिए तो और अच्छा लगेगा जब आप बताएंगे कि थोरेसिस बोन में जो 12 हड्डियां होती हैं उनमें डिफॉर्मिटी आ जाती है और वो पीछे की तरफ ज्यादा झुक जाती है, पीठ की तरफ। अब वही चीज आप लॉर्डोसिस में लिखे तो आप बताएं जो लंबर बोन होती है जिसमें हड्डियों की संख्या 5 होती है, वो कभी कभी झुक करके आगे की तरफ चली जाती है और इसका रीजन भी लिखे कि क्यों होता है। जैसे इसमें लिखा जी या पेट बाहर की ओर निकल जाता है तो उदाहरण भी एक दो यहां लगा दें कि यह किस कारण होता है, यहां भी एक दो उदाहरण लगा दें, यहां भी एक दो उदाहरण लगा दें। इसमें उदाहरण लगाए कि जैसे बच्चे होते हैं उनको ज्यादा बोझ दे दिया जाता है, जब स्कूल जाने लगते हैं तो उनको छोटा सा बच्चा है आपने 10 किलो वजन का बैग लाद दिया तो लादे में तो इस तरीके से झुक के चलेगा क्योंकि बैलेंस बना, ऐसे तो ही चलेगा, गिर जाएगा, ऐसे चलेगा बैलेंस बनाने के लिए। और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, जैसे गर्भवती महिलाएं होती है उनकी चर्चा हो सकती है, या जिनका पेट ज्यादा निकल जाए ऐसे में ये हो सकता है, या कुछ और भी आप लिखना चाहे तो लिख सकती हो, ठीक है। अच्छा, निवारण की चर्चा हमने नहीं की थी, जबकि निवारण की चर्चा आप इसमें कर लेते तो और भी सुंदर टॉपिक बन जाता है ये। फिर अगला टॉपिक इन्होंने क्या लिया बेटा, इन्होंने लिया स्कोलियोसिस की चर्चा की है, ठीक है। स्कोलियोसिस, इन्होंने स्कोलियोसिस में लिखा करना, इसमें रीढ़ की हड्डी सीधी होने की बजाय यस या सी आकार में एक तरफ झुक जाती, बिल्कुल करेक्ट है। या तो सिंगल होगी या तो डबल स्कोलियोसिस होगा, दोनों की चर्चा इन्होंने की है। आप इसको जब लिखे ऐसे में अगर वर्डों का चयन कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वर्ड ज्यादा हो रहे तो अलग की बात है, अदरवाइज एक एक चीज जरूर लिखे। एक तो कारण लिखे, दूसरा थोड़ा सा निवारण है, निवारण ऐसे में लंबा हो सकता है, मुझे भी लगता है कि 200 शब्द से ज्यादा ना हो जाए। उपचारात्मक व्यायाम है सर। हाँ, उपचारात्मक व्यायाम वही मैं बता रहा हूँ कि निवारण की जो चर्चा है वो उपचारात्मक व्यायाम की थोड़ा सा अगर इंडिकेशन हो जाएगा तो और सुंदर बन जाएगा वो, ठीक है। वो लगने लगा कि आप अंदर तक चले गए, वो ताकि मजबूर हो जाए, अगर 12 नंबर देना है तो 12 नंबर के लिए उसको मजबूर करिए कि कहीं काटने की गुंजाइश ही ना रहे। कभी कभी देखिए सामान्य प्रश्न जब पूछे जाते हैं ना तो वहां पे कुछ चीजें लिखी नहीं जाती हैं कि इसके उपचार, निवारण या सारी चीजें, आप कुछ चीजों को अपनी तरफ से भी डालते चलिए, ठीक है। आगे आइए, हमने लिखा दूसरा, ये अब हो गए बेटा हमारी 3 जो विकृति थी उनकी चर्चा खत्म हो गई। और इसमें लिखने के लिए और भी लिखा जा सकता है, बहुत छोटा सा लिख के हमने इसको खत्म कर दिया है। इसमें कम से कम 2 लाइन और जोड़ देंगे, 4 लाइन हो जाएगी तो और सुंदर हो जाएगा, जिसमें निवारण की भी चर्चा। निवारण अगर लिखे तो जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा लिखे, निवारण में कोई भी एक दो जो एक्सरसाइज होते हैं उनका नाम लिख दे, बस इतना ही कर दे। और निवारण के साथ साथ कारण अगर लिखना है तो कारण में क्या चीजें लिख दे कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। आगे आइए, पैरों और घुटने की विकृतियों की चर्चा इन्होंने की है, और पैरों और घुटनों में इन्होंने दिखाया है सबसे पहले नौकनी की चर्चा इन्होंने की है, बिल्कुल करेक्ट है, नौकनी की चर्चा हुई है। इसमें खड़े होने पर दोनों हैं लेकिन पैरों के पंजे एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बिल्कुल। इनकी आकृति भी लिखे, अगर नौकनी हो रही है तो इसका मतलब है कि नाक ऐसे होगी, नहीं, इसका मतलब इसका आकार जो होता है यक्ष बनता है, एक मिनट। तो ये नौकनी की चर्चा है कि नौकनी में आकृति भी दिखाए कि जब इस प्रकार की समस्या आती है तो पैरों के जो आकार होते हैं यक्ष की तरह दिखने लगते हैं, ठीक है। और इसमें जब आप ये जैसे वहां पे आपने लिखा था तो आप जब नौकनी लिखे हैं तो इसी में जेनु बेलगम की भी चर्चा करें। अगर बोले तो आपने यहां लिखा है तो एक एक बार, जैसे देखिए यहाँ पे 0 आकार लिखा है लेकिन यहाँ पे आपने 0 आकार ना लिख करके सीधा सीधा एक लाइन में खत्म कर दिया, इसका मतलब कि इतना ही हमको आता था, जबकि इसमें 2-3 चीजें और ऐड की जा सकती है। नौकनी में एक आकार की चर्चा कर सकते हैं, आकार के साथ इसके उपनाम की भी चर्चा कर सकते हैं कि अगर ये क्या जेनु वल्गम है, जेनु वल्गम की भी चर्चा करें, जेनु वल्गम की चर्चा यहां पे करें, जेनु वल्गम की चर्चा यहां पे करें। बोले को आपने लिखा, इसमें खड़े होने पर दोनों पैर आपस के इतनी मतलब
की ओर मुड़े होते हैं, धनुष के आकार के दिखते हैं, आकृति 0 बनती है, समान दिखाई। अब इसमें क्या है कहा, इसमें एक तरीके से पैर जो होते हैं वो ऊपरी अगर ये कमर है तो इस कमर से जो पैर आते हैं इस तरीके से ऐसे हो जाते हैं, ऐसे मतलब दूर हो जाते हैं, तरीके से नाक दूर हो जाती है, या उसको सही तरीके से देखें तो ऐसे करके ऐसे किया जाता है। तो जिसकी वजह से यह आकृति 0 दिखती है, 0 दिखती है, लेकिन इसमें ही अक्सर दिखती है। और घुटने के बीच बड़ा गैप होता है, यहां बड़ा गैप होता है, यहां बिल्कुल चिपक जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला उन्होंने फ्लैट फुट की चर्चा की है। फ्लैट फुट की चर्चा की है। फ्लैट फुट में उन्होंने क्या क्या बेटा, फ्लैट फुट पैर के तलवे में सामान्य कर्व का अभाव होता है, जिससे पैर जमीन पर सपाट पड़ते। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। प्रोनोटेट अर्ज की भी चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं, या इसके उपनाम की भी चर्चा यहाँ कर सकते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और जो फ्लैट फुट लिखे तो कभी कभी इसके बारे में भी लिखे कि होता क्यों है, कारण क्या होता है। निवारण, कारण और निवारण दो चीजें यहाँ थोड़ा एक लाइन में, ज्यादा ना जोड़े। अगर लगता है कि ज्यादा हो रहा तो यहाँ सिर्फ कारण लिखे और निवारण लिखे। निवारण में उपचारात्मक व्यायाम जो उनकी चर्चा करें, ऐसे करें। बॉल्टोनियर विकृति, यह मुख्य रूप से हाथ की उंगलियों में होने वाली एक स्थिति है। इसमें उंगली का बीच का जोड़ अस्थायी रूप से मुड़ जाता है। चलो ठीक है, आपने इसको लिख दिया। बाकी हॉलो बैक की चर्चा कर सकते थे, या प्रोनेटेड फीट की चर्चा कर सकते थे, या कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, पिजन चेस्ट की भी चर्चा कर सकते हैं। तो जो भी, अगर आपको लगता है 200 के ऊपर नहीं हो रहा है, जरूरत है, तो आप जितनी विकृति आपको पढ़ा सारी विकृतियों को आप नोट कर दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आते बेटा, कुल मिला सही है। सातवां प्रश्न बेटा यूनिट 7 से है, हेल्थ एजुकेशन से है। हमने प्रश्न दिया था स्वास्थ्य की परिभाषा देते हुए स्वास्थ्य के आयाम, डायमेंशन ऑफ हेल्थ की व्याख्या कीजिए। बिल्कुल सामान्य प्रश्न था और अच्छा प्रश्न भी था, आने की संभावना थी। इन्होंने WHO के अनुसार, पहले क्या परिभाषा की मैंने चर्चा की है, तो इन्होंने WHO की परिभाषा दी है जो बिल्कुल अच्छी है। इन्होंने कहा स्वास्थ्य और बीमारियां और दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक पूर्ण अवस्था है। इसको याद रखें बेटा, कुछ हो ना हो, सभी जितने भी लोग हैं इस परिभाषा को जरूर याद कर लें। क्या हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, नॉट मेरली द सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, ये वाली जो परिभाषा हमारी WHO की है सबके माइंड में होनी चाहिए, ताकि वहां पे किसी को कोई दिक्कत ना हो। इन्होंने बेटा हेल्थ की इन्होंने परिभाषा दी। अब देखिए, इन्होंने फिर जो हेल्थ के आयाम थे उनकी चर्चा की है। हेल्थ के आयाम में उन्होंने क्या क्या जोड़ा बेटा, शारीरिक आयाम में देखिए, इसका संबंध शरीर की बेहतरीन कार्य प्रणाली और अंगों की क्षमता से है। इसके अंतर्गत संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और हानिकारक आदतों से बचाव शामिल है। बिल्कुल करेक्ट है। शारीरिक आयाम में ये क्या बेटा, फिजिकल डायमेंशन है। ये हमारा क्या है, ये फिजिकल डायमेंशन है। इसको भी इंग्लिश में इंडिकेट करते चलो। ठीक है, यहाँ पे जैसे पहले आपने लिखा था उस तरीके से फिजिकल डायमेंशन डाले, फिर लिखे इसका संबंध शरीर के बेहतरीन कार्य प्रणाली और अंगों की क्षमता से है। इसके अंतर्गत असंतुलित आहार, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और हानिकारक आदतों से बचाव करना। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा इन्होंने क्या लिखा बेटा, फिजिकल के बाद मेंटल, मानसिक आयाम की चर्चा इन्होंने की है। दूसरा आयाम क्या बेटा, हमारा मानसिक आयाम है। मानसिक और भावनात्मक इन्होंने एक ही में लिखा है। इन्होंने कहा यह तनाव से निपटने, भावनाओं को समझाने और कठिन परिस्थितियों में सकारात्मक बने रहने की क्षमता है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने विचारों और व्यवहारों को नियंत्रित कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर पूरा मिल गया है। तीसरा आयाम मेरा क्या लिखा है, सामाजिक आयाम की चर्चा की है। तीसरा आयाम क्या है, सामाजिक आयाम। इसमें लिखा है इन्होंने, इसका अर्थ समाज और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है और दूसरों के साथ जुड़ना और अपने परिवेश में तालमेल बनाना है। बिल्कुल सामाजिक का मतलब है, सामाजिक आयाम का मतलब है कि समाज में रहने वाले समस्त जो भी लोग हैं, आपका घर परिवार, पास पड़ोस, उनके साथ आपका कैसा रिलेशन है, ये दर्शाता है क्या बेटा, आपके आयाम को। आयाम का मतलब बेटा कुल मिलाकर के जो स्वास्थ्य की एक भावनात्मक सोच है उससे संबंधित है। आध्यात्मिक आयाम की इन्होंने चर्चा की है। आध्यात्मिक आयाम में इन्होंने लिखा क्या बेटा, इन्होंने लिखा है कि यह जीवन के अर्थ, मूल्यों और उद्देश्यों को समझाने की क्षमता है। यह हमें
आंतरिक शांति और आशा प्रदान करता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अध्यात्म से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनसे संबंधित यह आयाम होता है, तो यह भी गलत नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अन्य आयामों की इन्होंने चर्चा की है। अन्य आयाम में इन्होंने डाला है, इसके अलावा स्वास्थ्य के 8 आयाम में पर्यावरणीय, स्वच्छ वातावरण, व्यवसायिक कार्य, संतुष्टि और वित्तीय आर्थिक प्रबंधन पर बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सही है। अन्य जो आयाम आते हैं उन आयामों में सभी जोड़ा जाएगा। 4 आयाम जो हमारी WHO ने बताई है उनको आप याद रखें, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल। ये 4 जो डेवलपमेंट है ये हमारी WHO की है। WHO के अनुसार भी कुछ आयाम है जिनमें से इन आयामों की यहाँ चर्चा की गई है। बिल्कुल करेक्ट प्रश्न था आपका, ये भी बिल्कुल क्लियर है। आठवीं यूनिट में आ गया बेटा। 8वीं यूनिट होने का ना, एथलेटिक्स आप क्या समझते हैं वर्णन कीजिए। उन्होंने कहा एथलेटिक्स की परिभाषा लिखे हुए, एथलेटिक्स खेलों का एक ऐसा समूह जिसमें प्रतिस्पर्धी दौड़ना, कूदना, फेंकना तीनों शामिल है। ठीक है, ये शामिल है। एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं के सबसे सामान्य प्रकार ट्रैक एंड फील्ड, रोड रनिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग और वॉकिंग भी है। इसमें थोड़ा सा और भी डाल दें कि एथलेटिक्स को क्या क्या कहा जाता है, एथलेटिक्स को पहली बार कहाँ पे आई थी, इस मतलब हिस्ट्री में थोड़ा सा बढ़ा लें। हिस्ट्री में थोड़ा बढ़ा लेंगे तो आपको और मजा आएगा और यह आपका रुचिकर और होता चला जाएगा। फिर देखिए उन्होंने कहा कि 1896 की चर्चा की इन्होंने, एथेंस ओलंपिक में पहली बार एथलेटिक्स को शामिल किया गया था, बिल्कुल करेक्ट है। 1960 पैरालंपिक में पहली बार शामिल किया गया, ये भी करेक्ट है। यह दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अधिक खेलो जाने वाली खेलों की एक प्रतियोगिता, ये भी करेक्ट है, जिसे विश्व एथलेटिक्स द्वारा वैश्विक स्तर पर संचालित किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है आज से पूरी दुनिया में इसी के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, इन्होंने बहुत बढ़िया लिखा है। एथलेटिक्स खेलों की रानी कहा जाता है। ठीक है, नाला इन्होंने सब पूछा लगभग। खेलों की रानी कहा जाता है। 17 जुलाई 1912 को वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी, जिसे पहले IAAF के रूप में जाना जाता था। स्वीडन के स्टॉकहोम में गठन हुआ था। साल 2019 में इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स, बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने लगभग एथलेटिक्स को पूरी तरीके से दिखा दिया। बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। लगभग सारी चीजें जो मिलनी चाहिए थी, क्वेश्चन जो आपके आने चाहिए पूरे क्वेश्चन में आपको मिल गया है। ठीक है, आगे आते हैं। एथलेटिक्स की इन्होंने चर्चा की। इन्होंने चर्चा की एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स से मुख्य 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी देखो बेटा, इन्होंने लिखा कि ट्रैक स्पर्धाएं होती हैं, फील्ड स्पर्धाएं होती है। ट्रैक में लिखा है दौड़, जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, मैराथन, भागा दौड़, समथिंग ये जो हुई है सब इसमें आ जाती है। फील्ड स्पर्धाओं में लिखा है इसमें कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, त्रि कूद, पोल वॉल्ट, ये सब आ जाती है। गोला फेंक, चक्कर, मतलब की फेंक और कूद की जो प्रतियोगिताएं होती है वो फील्ड स्पर्धाओं में आ जाती है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या लिखा, अन्य प्रकार में इन्होंने दिखाया क्या बेटा, अन्य इसके अलावा रोड रनिंग, वॉकिंग, क्रॉस कंट्री रनिंग और ट्रेल रनिंग भी एथलेटिक्स के हिस्सा है। ठीक है, भारत में इस खेल के नियमन और संचालन का जो कार्य है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो AFI हमारी है, द्वारा किया जाता है। खेल कूद क्षमता 10 प्रमुख घटकों से मिलकर बनती है, जो संपूर्ण खेल कूद क्षमता का निर्माण करती है। ये घटक है। इन्होंने इसको ट्रेनिंग को भी थोड़ा सा दिखाते हुए चला है। एक चीज यहाँ पे और डाले, जो एथलेटिक्स है उसकी भी थोड़ा सा वर्णन कर दे। जिस तरीके से आपने IAAF की चर्चा की है उसी तरीके से AFI की भी चर्चा करें। इन्होंने डाला कि इसके माध्यम से क्या क्या डेवलप होगा, तो इनका शक्ति, गति, सामर्थ्य, चबलता, वायवीय क्षमता, गतिशीलता, जो सहसंबंध है या जो कोऑर्डिनेशन है, जो मानसिक प्रदान व स्थिति है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप अगर इंग्लिश में भी बीच में डिनोट करेंगे तो कोई दिक्कत है, बाइलिंगुअल नहीं माना जाएगा। ठीक है, एथलेटिक्स में इन्होंने जो दिखाना था दिखा दिया। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या इतना पर्याप्त था कि नहीं। अभी मुझे एक समय मिलेगा तो मैं इसमें भी चर्चा करूंगा। बहरहाल एथलेटिक्स तो बहुत बड़ा है, आप लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन एथलेटिक्स खत्म नहीं होगी। फिर भी आप अगर मुख्य रूप से एथलेटिक्स की चर्चा हुई तो यहां भी करके इसको छोड़ सकते हैं। नवे क्वेश्चन पे आते बेटा।
9वां क्वेश्चन था यूनिट 9 से था। यूनिट 9 था खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट ट्रेनिंग है किसे कहते हैं, एक अच्छे कोच एवं अधिकारी के गुणों की व्याख्या कीजिए। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हमने दिए थे, चुन चुन के दिए थे ताकि दिक्कत ना हो। खेल प्रशिक्षण की चर्चा की, स्पोर्ट ट्रेनिंग की, या एक जो या कहा यह एक व्यवसायिक नियोजित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है खिलाड़ियों को किसी विशिष्ट खेल या प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार करती है। बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने जो ये परिभाषा लिखी है या करें जो अर्थ इन्होंने समझाया है, अर्थ पूरी तरीके से सटीक और अच्छा है। और इन्होंने क्या लिखा, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या इन्होंने लिखा कि इसके अंतर्गत शारीरिक क्षमता, तकनीकी कौशल, रणनीति, सूझबूझ और मानसिक दृढ़ता का विकास होता है, जो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। ये अगर कोई सीखता है इसके अंतर्गत ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, हर के अनुसार इन्होंने परिभाषा दे दी है। बहुत अच्छी बात है कि आपने परिभाषा को भी लिखा है। परिभाषा जल्दी याद नहीं होती है, फिर भी हर्रे महोदय ने जिस तरीके से परिभाषित को किया है उसको आपने लिखा है। खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है, जिसका उद्देश्य एक उच्च स्तरीय खिलाड़ी तैयार करना होता है। प्रतिदिन उच्च स्तरीय प्रदर्शन करें, प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बिल्कुल करेक्ट है। फिर मैं जीव के अनुसार देना देखिए क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है स्पोर्ट ट्रेनिंग खिलाड़ी का निर्माण करने की तैयारी का एक आधार है। ठीक है, मार्टिन के अनुसार लिखा क्रीड़ा प्रशिक्षण एक योजनाबद्ध और नियंत्रित करता है जिसमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खिलाड़ी की जटिल भ्रामक प्रदर्शन क्षमताओं में बदलकर योग्यता अनुसार कार्य कर व्यवहार में। देखो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना लिख लें, अगर किसी के अनुसार लिख पा रहे हैं परिभाषा तो ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। बहरहाल परिभाषा सबको याद नहीं हो पाती है, फिर भी अपने अनुसार उनको लिखने का प्रयास करें, कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इन्होंने जो अगला टॉपिक इसमें एक अच्छे कोच या अधिकारी के गुणों की जो चर्चा की थी, इन्होंने लिखा क्या लिखा, एक अच्छे अधिकारी और कोच के गुणों की चर्चा में इन्होंने लिखा है कि एक सफल कोच या अधिकारी केवल खेल का जानकार नहीं होता बल्कि वह खिलाड़ियों को मार्गदर्शक भी होता है, जिसे मेंटर बोलते हैं। ठीक है, मेंटोर लिखा है, मेंटर बोलते हैं। यह एक उत्कृष्ट कोच के मुख्य गुण निम्नलिखित है। इन्होंने गुणों की चर्चा की है। गहन खेल का ज्ञान, वह विशेषज्ञ होता है अपने खेल की आधुनिक नियमों पर जिस भी खेल का है उसको पूरी तरीके से उन खेलों का नियम आना ही चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा इन्होंने कार्यकुशल, दूसरा इन्होंने चर्चा की कुशल संचारक होना चाहिए, अपनी बात, रणनीतियों और फीडबैक खिलाड़ियों को आसानी से समझ सके, या क्या बेटा कुशल संचालक की चर्चा है। फिर इन्होंने धैर्य और सहानुभूति की चर्चा की है कि खिलाड़ियों को समझाने की, उनकी समस्या का हल करने के लिए ये चीजें उनके अंदर जरूर। फिर प्रेरणादायक की चर्चा की है कि वो प्रेरणादायक कोच होना चाहिए, अनुशासन और अखंडता उसमें होनी चाहिए, और साथ ही साथ समानता और समावेशी दृष्टिकोण भी होना चाहिए। ठीक है, यह एक अच्छे कोच या अधिकारी के सभी खिलाड़ियों को उनकी अनुभूति या कौशल, मतलब एक बराबर खिलाड़ियों को समझे, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो प्रश्न बेटा, लास्ट वाला प्रश्न जो था उसकी चर्चा यहाँ पे हुई है। उसमें क्या कहते हैं, प्रशिक्षण और मापन की चर्चा की हमने, जो टेस्ट एंड मेजरमेंट है उसकी चर्चा हुई है। ठीक है, टेस्ट एंड मेजरमेंट में इन्होंने लिखा है क्या बेटा, जो प्रशिक्षण की इन्होंने चर्चा की, देखिए इन्होंने क्या लिखा ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग जो प्रशिक्षण और मापन जो मेजरमेंट है, शिक्षा और व्यावसायिक विकास के दो आधारभूत स्तंभ है। बिल्कुल करेक्ट है। प्रशिक्षण व्यक्तियों में कौशल क्या करता है, जो प्रशिक्षण है वो क्या करता है, व्यक्तियों में कौशल और दक्षता विकसित करता है, जबकि मापन उस योग्यता या ज्ञान या प्रदर्शन को सटीक अंकों या मानकों में आंकने की प्रक्रिया है। बिल्कुल करेक्ट है सर। क्षमा चाहूंगा सर, ये सर कुछ मिस्टेक नहीं है, प्रशिक्षण हो गया है सर इसमें। हाँ वो गलत लिखा है, परीक्षण होना चाहिए था, ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए था। ट्रेनिंग क्यों होती, ट्रेनिंग से कोई मतलब ही नहीं। परीक्षण मतलब टेस्ट, ये टेस्ट होना चाहिए ना, टेस्ट परीक्षण। ट्रेनिंग से कोई तात्पर्य थोड़ी ना इसका, ट्रेनिंग से कोई लेना ही देना नहीं इसका। नहीं, जो प्रश्न है वो टेस्ट एंड मेजरमेंट का है, तो मेरी टेस्ट की चर्चा होनी चाहिए थी। इन्होंने लिखा है कि क्या टेस्ट में लिखा है, मापन शिक्षा और व्यावसायिक विकास के दो आधारभूत स्तंभ है। मेजरमेंट से सही है, लेकिन सर टेस्ट, परीक्षण और जो टेस्ट वाला है वहां पे पूरा ट्रेनिंग गलत कर दिया। वो ट्रेनिंग इन्होंने लिखा है
कि प्रशिक्षण और मापन शिक्षा और व्यावसायिक विकास के दो आधारभूत स्तंभ है। बिल्कुल तो यही है। प्रशिक्षण व्यक्तियों में कौशल और दक्षता विकसित करती है, जबकि मापन उस योग्यता या ज्ञान का प्रदर्शन को सटीक अंकों या मानकों में थोड़ा सा गलत है। मतलब इन्होंने जो लिखा प्रशिक्षण ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल टेस्ट की ही चर्चा होनी चाहिए थी। ठीक है, ये बिल्कुल टेस्ट की चर्चा होनी चाहिए थी। मिस्टेक हो गई, पहली लाइन गड़बड़ हो गई सर, दूसरी लाइन ठीक है। क्योंकि टेस्ट को इन्होंने ना दिखाया था कि मेजरमेंट पे आ गए हैं, बिल्कुल उसकी चर्चा की है इन्होंने, प्रशिक्षण की चर्चा कर ली। प्रशिक्षण का अर्थ और महत्व, अच्छा ये कंफ्यूज होके ही लिखे हैं। क्यों लिखा प्रशिक्षण का अर्थ और महत्व, जबकि प्रशिक्षण की इसमें चर्चा टेस्ट एंड मेजरमेंट की चर्चा हुई है कि टेस्ट और मेजरमेंट को हमने पूछा है। प्रशिक्षण एक सुव्यवस्थित और नियोजित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को किसी विशेष कार्यकला या पेशे की निपुणता, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल चर्चा जो होनी थी बेटा वो किसकी, टेस्ट की होनी है। ठीक है, मतलब मापन की चर्चा होनी है, मापन की, जबकि इन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण दिया है। सर क्वेश्चन में प्रशिक्षण ही दे रखा था, प्रशिक्षण और मापन के बारे में ही पूछा गया था। प्रशिक्षण को व्याख्यात कीजिए सर। वो सर मानवीय त्रुटि वो अपने आप समझना चाहिए था ना कि मतलब सुनिए, वो उन्होंने सही लिखा है, इसका मतलब गलती जी सर, क्वेश्चन में सर वही लिखा गया था, मैं सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। नहीं हम समझ गए, इसीलिए हम बार बार देख रहे थे कि जो लिखा है लिखा सही है, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण और मापन की जो चर्चा की है, प्रशिक्षण को भी उन्होंने बताया, मापन को बताया। अच्छा, हम दिमाग से उतार दे रहे थे कि हमने क्वेश्चन में गलती से ये प्रशिक्षण की जो चर्चा कर दी, जबकि यहाँ प्रशिक्षण के साथ साथ जो की चर्चा है वो थोड़ा सा गलती हो गई थी, वो हमारी मिस्टेक है। बाकी मान के चले जो उन्होंने लिखा है लिखने में गलती नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण को पता, वही मैं बार बार सोच रहा हूं कि चर्चा तो प्रशिक्षण की सही हो रही है, जो लिखा गया है ये देखिए आप यहां से, क्योंकि जो क्वेश्चन था क्वेश्चन के अनुसार ही लिखा उन्होंने कहा प्रशिक्षण और मापन जो मेजरमेंट है शिक्षा और व्यावसायिक विकास के दो आधारभूत पहलू है, स्तंभ है, जो बिल्कुल सही है भाई। प्रशिक्षण भी है और जो हमारा मापन है दोनों है। अब इन्होंने क्या लिखा, प्रशिक्षण व्यक्तियों में कौशल, जो बिल्कुल सही है, दक्षता विकसित करती है, जबकि मापन जो है उस योग्यता ज्ञान या प्रदर्शन को सटीक अंकों मापन, मतलब कि प्रश्न का जो लिखने का तरीका है वो सही है यदि प्रश्न में मैंने प्रशिक्षण दे दिया था तो, जबकि मुझे प्रशिक्षण ना दे करके वहां पे थोड़ा सा कह लीजिए कि मैनुअल मिस्टेक हमसे हुई है। हम वहां पे टेस्ट एंड मेजरमेंट की चर्चा किए हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा गलती हो गई, कोई बात है। फिर भी जो इन्होंने लिखा है इस तरीके से हमारे प्रश्न का उत्तर इन्होंने सही लिखा है, ठीक है, हमारे प्रश्न का उत्तर इन्होंने सही लिखा है। वो हमारी कह लीजिए कि जो राइटिंग में देने का जो तरीका था वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मान लीजिए दक्षता और पारंगता में वृद्धि या कर्मचारियों के छात्रों के कार्यों को करने को बढ़ाता है। देखिए एक चीज आप मानिए, चाहे जहां से भी इन्होंने नोटिस किया, लेकिन जो वर्ड का चयन किया है वो चयन अच्छे लग रहे हैं। हम अभी दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है। ये तो राइटिंग थोड़ा सुंदर लग रही थी, मैंने निकाला है। बाकी मैं अभी कम से कम मेरे पास 20 लोगों की पीडीएफ है, और 20 लोगों की पीडीएफ मैंने देखा है कि एक से एक लोग लिखने वाले हैं। उनके पास जो कह लीजिए कि जो नॉलेज है या जो लिखने का तरीका, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लिखने का तो बहुत अच्छा तरीका नहीं होता, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छा होता है। अब कुछ लोगों के पास नॉलेज चाहे कम हो लेकिन लिखने का अच्छा तरीका होता है। तो दोनों की जो वैल्यू है ना वो बहुत अच्छी है। अगर किसी पर कॉम्बिनेशन हो जाए तब तो समझिए कि सुपर से भी ऊपर है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से इसको देख लीजिए कि जो इन्होंने लिखा है उनमें इन्होंने जिन चीजों की सहभागिता को डाला है इस तरीके से सही डाला है। फिर भी इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से दूंगा ताकि आप इस प्रश्न को अच्छे से और अच्छा कर पाए। देखिए ऐसे हमारे 10 प्रश्न खत्म हुए हैं। 10 का मतलब 12 धामा 120 नंबर। 120 नंबर की चर्चा हम लोगों ने कर ली है, और एक हम लोगों ने तरीका सिर्फ देखा कि किस तरीके से राइटिंग किया जाए तो अच्छा हो सकता है। 2 प्रश्न आज हमने दिए थे और अभी दोपहर में जो दिए थे उसके उत्तर हमने खटाखट लोगों ने भेजी, तो उससे बड़ा मतलब मुझे मोटिवेशन मिला कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसमें लोग लगे हुए हैं। और वो दोनों प्रश्न जो थे ना
चाहे वो सेकंड विंड की चर्चा थी, चाहे आपके ऑक्सीजन डेप्थ की चर्चा थी। दोनों ही प्रश्नों का उत्तर लोगों ने अपने अनुसार अच्छा दिया है। इपियोसिस सिस्टम को दर्शाते हुए कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ लोगों ने तो यहां तक भी उसको उदाहरण भी दर्शा दिया था, मतलब कि जो किताबों में नहीं मिलता उसको भी उन्होंने लिखने का प्रयास किया। ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। आई थिंक अगर ऐसे होगा तो हमारी जो कार्यशैली है, जो हमारा लिखने का तरीका है, बिल्कुल अच्छा होगा। राइटिंग में सुधार थोड़ा लोग करें, जो लोग भी लिख के भेज रहे हैं उनसे निवेदन है कि जैसे इसी पीडीएफ को मैंने क्यों चुना, या इस पीडीएफ के अलावा भी 2-3 लोग भी पीडीएफ में चुन सकता था। एक चीज इन्होंने साफ सुथरा लिखा है ताकि बोर्ड पे आए तो अच्छा दिख जाए। एक चीज, दूसरी चीज, कुछ लोगों ने एक ही कलम से पूरा का पूरा समेट दिया। अगर उनको मापन का महत्व लिखना था तो उन्होंने मापन को महत्व को काली से लिखा और काली से सारा चीजें भी उन्होंने लिख दी। तो कम से कम एक राइटिंग में दिखे कि यार हमने जो लिखा है। हमने कहा कि आप इस चीज को मान के चलिए कि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हैं या आप एलटी जीएनसी की स्पेशल मेंस में बैठे, वहां पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस तरीके से जब कार्य करेंगे बेटा तब उसका मजा आएगा और तब आपको लिखने में, समझने में, समझाने में, सब में एक जो अच्छी एक स्किल आती है वो स्किल निकल के सामने आएगी और फिर पढ़ने और पढ़ाने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल मजेदार होगा। सर क्यों बेटा? एक टीजीटी में क्वेश्चन आया था ऑक्सीजन की कमी, जिसको इंग्लिश में डिफिशियंटी बोला जाता है, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि वो कब होती है ऑक्सीजन की कमी, डिफिशियंटी। तो देखिए, सर ये आपने लास्ट में उत्तर देखा होगा जो उन्होंने, देखिए ऐसे में तो सही दिशा में ये है कि डिफिसिट की जो कमी होती है वह दोनों के बीच की एक जो कड़ी होती है या दोनों के बीच का जो एक सामंजस्य होता है उस बीच के दौरान उन्होंने दिया है और उसी को सही भी उन्होंने माना है। यही सही था ना? जी सर, जी सर। देखिए, उन्होंने सर माना है यह व्यायाम शुरू करने और उसके दौरान होता है जिसमें ऊर्जा की मांग ऑक्सीजन की आपूर्ति से अधिक होती है। व्यायाम के दौरान अधिक सांस फूलना, व्यायाम के दौरान सर इसमें बताया गया था। हम समझ रहे हैं, जबकि वो समझ में, देखिए उन्होंने डिफिसिट की बात की है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर उसी जगह पे सामान्य प्रश्न होता कि जो ऑक्सीजन डेप्थ है उसको कैसे आप इंगित करते हैं या कैसे आप समझते हैं, तो आप ये कहते कि जब कोई क्रिया समाप्त होती है उस दौरान जो आपकी ऊर्जा की खपत आपकी बॉडी से हुई है और जो आपकी बॉडी में कमी हो गई है उसको हम किसी न किसी माध्यम से, आपकी बॉडी के माध्यम से या बाह्य ऊर्जा के माध्यम से उसकी जो प्रतिपूर्ति करते हैं वो क्या है? वो आपकी क्या बेटा? ऑक्सीजन डेप्थ है। ठीक, ऑक्सीजन डेप्थ है। इसको हम कैसे करते हैं? क्रिया के समाप्ति के बाद। लेकिन उसने पूछा क्या है? डिफिसिट की जो ये स्थिति बनती कब है? तो उन्होंने कहा कि जब क्रिया को शुरू करते हैं और जब क्रिया के शुरुआत में या कह लो कार्य की संपन्न के बीच में एक जो अंतर आता है, क्रिया में अंतर आता है कि हमने कितना लिया, कितना दिया, कितना लिया और कितना दिया। हमने बॉडी से ले लिया 5 लीटर और हमने बॉडी को दिया 2 लीटर, या हमारे बॉडी में 2 लीटर की क्षमता थी देने की लेकिन हमने 5 लीटर उससे लाभ करके क्रिया को कर लिया। वो डिफिसिट की वो चीज पूछ रहा है कि बीच में जो एक गैप बनता है, उस गैप की चर्चा कर रहा है कि कब हुई है स्थिति। अब अगर सीधा सीधा ऑक्सीजन डेप्थ की चर्चा करता तो आप सीधा बताते कि क्रिया के लास्ट में जो हम एनर्जी लिए थे उसको एनर्जी को देने की जो प्रोसेस है उसे ऑक्सीजन डेप्थ के नाम से जानते हैं, या पहले जो कमी आई थी उसको हम पूरा करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, बिल्कुल करेक्ट थे, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसमें ऑप्शन डी को, बाकी ऑप्शन सी को, डी को उन्होंने क्लियर किया लास्ट में। सर इसमें सेकंड विंड और ऑक्सीजन कर्ज के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये डिफिशियंटी हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, इंग्लिश में डिफिशिएट का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे हम सर। इसीलिए प्रश्न गलत भी हुआ है। इसीलिए प्रश्न गलत हुआ है कि वो जो पूछ लिया डिफिसिट की स्थिति कब उत्पन्न होती है बॉडी में, उसकी चर्चा उन्होंने की है, जबकि ज्यादातर लोग इसको ऑक्सीजन डेप्थ की तरफ पढ़े कि ऑक्सीजन डेप्थ की स्थिति कब तैयार होती है, होता कैसे है। इसलिए थोड़ा जो समस्या है वही समस्या है। ठीक है, और ये लगभग लोगों का ये प्रश्न गलत है, लगभग लोगों का सही तरीके से गलत हो गया है। प्रश्न और है
ऐसे में लगभग अभी 20 खत्म हुआ है, 20 में 10-30 की मतलब 11 पेज और है। 11 पेज की चर्चा हम लोग कल करेंगे, इसलिए करेंगे बीच में प्रश्नोत्तर चलेंगे, लेकिन जो प्रश्न दिए जाएंगे उन पर चर्चा भी होगी। उन पर चर्चा नहीं होगी देने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ताकि लोग जो आज नहीं लिखे वो कल भी लिखने के लिए तैयार हो जाए और ये वो सोच के चले कि जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनका सोल्यूशन भी हमको मिल रहा है। ठीक है बेटा, ठीक रहेगा कि नहीं? जी सर, जी सर। है ना? चलिए आप लोग रिलैक्स कीजिए। एक बार जो प्रश्न अभी दूंगा उनको 1-2 प्रश्न अभी करके तब सोइएगा, ठीक है? 1-2 प्रश्न करिए। और 11 को क्योंकि एग्जाम लगा है, और इस एग्जाम के बीच में बता दूं सभी लोगों को कि साथ ही साथ एक चीज और आप याद रखिए कि ये जो दौर चल रहा है ना, ये वैकेंसियों का दौर चलेगा और सितंबर अक्टूबर तक आपके बीच में कम से कम 2-3 वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी। तो उन 2-3 जो वैकेंसी देखने को मिल रही है उनके लिए आप खूब प्रिपेयर रहिए, कहीं कोई कमी मत छोड़िए। अभी भी कुछ लोग उस दौर से उबर नहीं पाए हैं, मेरे पास अभी भी फोन आते हैं कि सर क्या करें, मन नहीं लगता ऐसा कुछ। देखिए मन कैसे नहीं लगता, मन तो उन चीजों से मना लिया जाता है जो जीवन में एक बार चली जाती है। घर के कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो बहुत प्रिय होते हैं, उनका खोना हमारे लिए बहुत दुखदायी होता है, फिर भी उन्हें हम भुला लेते हैं। तो ये तो कॉमन सी, इनको तो पाया जा सकता है। हम तो ये मान के चले कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह गई कि जिसकी वजह से हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। बाई द वे अगर ऐसा हुआ है तो बाकी मेरी कहां तक जाए कहां तक आएगी उसके विषय में चर्चा ही बंद कर दे तो मुझे लगता ज्यादा ठीक है। अब सीधा इंतजार करें बेटा, कि वेट करेंगे, जब भी आएगा हम उसका इंतजार करेंगे और जो भी निर्णय आएगा उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। ठीक है बेटा, सर गुड नाइट, कल मिलते हैं। राजस्थान वाला सर, इसमें नेट भी मांगा है क्या इसमें? जो राजस्थान का भी है। हायर एजुकेशन का रहेगा तो 100% नेट आएगा, नेट रहेगा हायर एजुकेशन में। एलटी रहेगा या फिर यूपी पीजीटी लेवल, सॉरी पीजीटी या टीजीटी लेवल का रहेगा तो वहां पे बिल्कुल नहीं रहेगा, वहां पे सीधे वैकेंसी आएगी। हायर एजुकेशन का देखोगे चाहे जहां का होगा ऑल इंडिया में, उसी क्राइटेरिया मिलने का है तो है, या तो पीएचडी हो, दो में से कोई एक। ठीक है बेटा। सर एक बार वो राजस्थान का आपने भेजा था सिलेबस, वो भेज देते, वो सर पता नहीं कहाँ ऊपर नीचे हो गया सर। भेज देंगे दोबारा, ठीक है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारा टीजीटी में टाइम टेबल इतना गड़बड़ हुआ सर कि लास्ट में जब 5 मिनट रह गए तब सर लगभग 35 क्वेश्चन रह गए थे सर। और उसमें हमने जो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन थे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उस पर टिक भी कर लिया, लेकिन बाद में 5 मिनट में जब देखा तो सर टाइम बिल्कुल उनमें मिला ही नहीं और वो सीधे गोला ही की और गोला भी सर 6 रह गए, तो इसलिए थोड़ा सा स्कोर कम भी रहा। और वो कोई नहीं सर, लेकिन जो अपनी गलतियां हैं उनको मानेंगे, आगे से नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, वही होना चाहिए। देखिए हम स्पोर्ट्स में 2 ही चीज जानते हैं, या तो जीत या तो सीख, हार का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अगर हम जीत नहीं पाए तो उससे कुछ सीख जरूर लिए हैं। हार तो वो जाते हैं जो खत्म होते हैं, जिनको आगे नहीं बढ़ना वो हार गए। अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमने जीत के साथ एक सीख ले ली कि अगली बार जो गलती हुई वो नहीं होगी। अगर वो गलती हम दोहराते हैं तो गलत है। जो गलतियां हो गई टाइम मैनेजमेंट में या कुछ प्रश्नों को समझने में या फिर हड़बड़ाहट में, कुछ भी जो हुआ उसको हमें भूलने की जरूरत है, और भूल करके जब आगे बढ़ेंगे तो तभी मजा आएगा। ठीक है। इस बार जैसे एलटी के क्वेश्चन जैसे आए थे और यूपी टीजीटी के, वो मतलब अलग ही लेवल के पूछ दिए, मतलब उसमें सर इतने टाइम टेकिंग से क्वेश्चन, तो मैं वन लाइनर खोजने लगा कि कहाँ वन लाइनर क्वेश्चन है, कहीं मिल जाए, दिखा ही नहीं कहीं सर। ये हमें भविष्य को लेकर के लड़ने की एक चुनौती देते हैं कि आप इस लेवल पे भी तैयार रहें। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे में जैसे भी थे फिर भी अच्छे थे, मतलब कहीं विवादित प्रश्नों की तरह नहीं थे। वो अलग की बात है, थोड़ा सा लेवल उन्होंने बढ़ा के दिया था, बाकी कुछ भी नहीं था। ठीक बेटा, इस रिजल्ट भी आएगा तो आपके फेवर में आएगा, बिल्कुल निश्चिंत होकर के लगे रहे, काम अपना पूरा करें। ठीक है, जिनको किसी प्रकार की समस्या होती है उनके लिए हम यहाँ पे 24 घंटा बैठे हैं। ठीक है, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई को रिदम दें और सफलता तो निश्चित मिलेगी, ये तो मैं गारंटी से कहता हूँ। आज नहीं तो कल जो लगे उनके लिए। अब ये कोई कहे कि मैं आया और नहीं हुआ तो अब क्या करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चलता रहे, ये क्रम है और इस क्रम को दोहराना सबको पड़ेगा।
जरूरी नहीं है कि वन टाइम में ही सफलता मिल जाए, सफलता के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है। ठीक है बेटा, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड वर्ल्ड नाइट कप भी चल रहा है सर, फुटबॉल का जी। वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे मैच आ रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल कल जर्मनी ने उसको मारा, इक्वाडोर को 7-1 से सर। और चलिए सर जापान, लास्ट में सुनिए राहुल, जी सर। आप तो फुटबॉल खिलाड़ी भी है और फुटबॉल को ज्यादा पसंद भी करते हैं, तो कुछ यस सर। लास्ट के 5 मिनट में आपको मौका दिया जाएगा कि आपकी जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी कुछ विशेषताओं को देने के लिए, ताकि हम लोग जो लास्ट टाइम में जीएस पढ़ते हैं ना दौड़ा दौड़ा के, वो हमको ना पढ़ना पड़े और कुछ चीजें हमको ऐसे ही याद हो जाए। ठीक जी सर, जी सर, है, बिल्कुल सर। सर इस बार जापान भी बहुत अच्छी टीम सर, जापान तो मेरा फेवरेट टीम रहती है, भले वर्ल्ड कप हार जाए लेकिन जापान सर हाइट की वजह से हारती है। और कर तो जो नीदरलैंड को जो उन्होंने धोया, 2-2 पे इक्वल किया उन्होंने, बहुत मजा आया सर। गुड नाइट।